ने पूरे दिन भर में सुना, उसमें से क्या बात आपको पकड़ में आई या कहाँ प्रश्न है? दो में से जिससे आप चाहें शुरू कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते। अब बेसिकली जो मेरी समझ बनी कल, वो मैंने मतलब इतना समझा कि जो सम्मान और जो प्रेम होता है वो शरीर पे डिपेंड नहीं होता है। बेसिकली मतलब वो शरीर के लिए नहीं होता है। सेकंड जो चीज़ मुझे समझ आई वो ये थी कि जैसे कोई चीज़ है, आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो उसकी शिकायत और विरोध करने की बजाय हम लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसको ठीक कैसे करें। और मतलब ये चीज़ अपन को पहले समझ लेनी चाहिए कि जो मेरे लिए ठीक है वो अपन को एक बार अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, देन अपन को उस पर काम करना चाहिए। बस, थैंक यू। बढ़िया। नेक्स्ट कौन बताएंगे? दे दो, इनको दे दो। मुझे सभी को नमस्ते। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ये बात समझ के आई कि कुल मिलाकर मसला ये है कि हम सुनते बहुत कम है और सुनाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मतलब हमारी आज की जो जनरेशन है जिसमें मैं भी आती हूँ, मतलब मैं बस सुनाना चाहती हूँ, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। तो मेरे घर में दादी है और मैं हूँ, तो जब भी उनकी मान्य मतलब जैसे मैं कोई काम करती हूँ घर पे, तो जैसे मैं बर्तन धोती हूँ तो उनकी ये मान्यता है कि बर्तन धोते वक्त अगर वो बचते हैं तो मतलब घर में लड़ाइयाँ होती है। तो वो बोलते, जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मेरे आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है बर्तनों की, तो वो बोलते हैं कि ए छोरी, कम बर्तन थोड़ा कम बजाएगा ना, तुझे पता नहीं है लड़ाइयाँ होती है इससे। तो मैं उनके बोलने के बस तरीके को देखती हूँ कि ये बोल मुझसे गुस्से से बोल रहे हैं, तो ये मुझे गलत ही बोल रहे होंगे, तो मैं और ज़्यादा बजाती हूँ। वो और ज़्यादा कहते हैं, मैं और ज़्यादा बजाती हूँ। मैं बजाती जाती हूँ, वो कहते जाते हैं, फिर वो कह के छोड़ देते हैं, और फिर हमारे घर में 2-3 दिन तक बात नहीं होती। फिर वही बात, ये मानती नहीं है। तो अब मैं ये करूँगी कि मैं उन्हें समझने की कोशिश करूँगी कि वो ऐसा कह रहे हैं तो वो ऐसा कह क्यों रहे, क्योंकि उनके ऊपर भी उन्हें भी ये कहा गया, पहले से उन्हें भी यही कहा जा रहा है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो बस यही। बढ़िया। सभी को नमस्ते। मुझे कल समृद्धि के बारे में समझ आया कि समृद्धि का अर्थ जैसे कि जीवन में भरपूरता का और संतुलन का होना। इसमें ये केवल पैसों तक सीमित नहीं होता, ये सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास की ओर भी बढ़ता है। और इसमें आदमी जो होता है, समृद्ध होता है, वो उसमें शांति, सुकून और प्रेम, समझदारी होती है। जबकि अमीर व्यक्ति में मतलब जो अमीर ज़्यादा होते हैं वो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं और वो उनमें काम की ज़्यादा अधिक लालसा होती है, तो वो व्यस्त रहते हैं और रिश्ते और उनमें उनकी इतनी समझ नहीं होती है ज़्यादा। और ये मतलब ये चीज़ें स्थिति इसमें ज़्यादा रहते हैं, सत्ता वगैरह में। बढ़िया। इसको थोड़ा मैं रिस्पॉन्ड करूँगा जब मैं बात करूँगा, तो पहले सुन लेता हूँ। नमस्ते। कल मेरी ये समझ बनी कि सुख का मतलब व्यवस्था है। अगर हम खुद में, परिवार में, समाज में और प्रकृति के साथ अगर एक अच्छी व्यवस्था के साथ जी रहे हैं तो हम खुद संतुष्ट हैं और हमें सुख प्राप्ति होती है। नमस्ते सभी को। मुझे कल ये समझ में आया कि सुखी रहने के लिए सबसे कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो भी बता सकते हो। हाँ। उसको मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। कल मुझे ये समझ में आया कि सुखी रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। जैसे कि कल हमने देखा नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि हम जो कर रहे हैं वो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी म्यूचुअल हैप्पीनेस। मैंने देखा कि वहाँ तक जाने के लिए कि अपने परिवार में सब खुश रहें, हैप्पी रहें, उसके लिए बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम म्यूचुअल हैप्पीनेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा मैंने ये देखा कि सेल्फ और बॉडी वाला, कि अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि सेल्फ को क्या चाहिए और बॉडी को क्या चाहिए। हमको उसे अच्छे से देखना चाहिए कि हमारी सेल्फ की ज़रूरतें क्या हैं और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और बॉडी की ज़रूरतें अलग हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। अभी हम उसमें उलझे हुए हैं कि बॉडी को ही कभी कभी हम सेल्फ में घुसा के, जैसे कि कल एग्जाम्पल दिया था कपड़ों का कि हमें मान सम्मान कपड़ों से मिल रहा है, पर कपड़े हमारी बॉडी की ज़रूरतें हैं। तो मुझे ये समझ में आया। सभी को नमस्ते। मुझे कल जो समझ में आया कि वो ये था कि मतलब हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं पर उसका हमें सदुपयोग करना नहीं आता है। हम दूसरों को लोगों को देख के वो चीज़ खरीदते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पर हमें ये नहीं पता कि एक टाइम के बाद उसका सदुपयोग कैसे करना है। तो हमें चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए, मुझे समझ में आया। बढ़िया।
नमस्ते सभी को। मेरे को कल ये समझ में आया कि एक तो नेचुरल एक्सेप्टेंस वाला कि हमें बाहर से जितने भी इनपुट्स मिल रहे हैं या फिर हम जो भी देख रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, हम आधे टाइम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना वेरीफाई करे, जो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक नहीं है। हमें वेरीफाई करने की तो ज़रूरत होती ही है हर चीज़ को, जो भी हम स्वीकार रहे हैं। तो एक तो वो काफ़ी पॉइंट क्लियर हुआ था। दूसरा एक कम्युनिकेशन वाला, उससे मैं रिलेट कर पाई क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ में उसे प्रैक्टिकली देख पाती हूँ कि हम जो घर में कम्युनिकेट करते हैं, आधे टाइम तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, और अगर हम कम्युनिकेट करते भी हैं तो हमें सही तरीका नहीं पता है, फिर हम सामने वाले की फीलिंग्स को देख नहीं पाते कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें या फिर सामने वाला क्या चाहता है। और जो वो सुविधा वाला पार्ट था वो मेरे को ज़्यादा मतलब मैं उसे रिलेट नहीं कर पाई, बट मेरे लिए ये था कि हमें अपनी ज़रूरतों को पहचानना तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम बिना ज़रूरतों को पहचाने मतलब कुछ भी ख़रीदेंगे तो वो एक तरीके से बेनिफिशियल नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। बढ़िया है। ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसको कल थोड़ा और एक्सपेंड करने का काम करेंगे हम लंच के बाद। देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या आज के दिन सामान्य रूप से संवाद करते समय क्या चूक होती है हमसे जिससे आग में घी डालने का काम हो जाता है न चाहते हुए भी। जी सभी को नमस्कार। मुझे कल की बात से बेसिकली ये समझ आया, जो कल फिल्म भी दिखाई, शॉर्ट फिल्म, उसमें एक स्लाइड दिखाई थी कि हम उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, आते हैं, फिर उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर आते हैं। तो हम एक लूप में फंसे हुए हैं। तो बेसिकली हमें टाइम नहीं मिलता खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का, खुद को जानने का, खुद को समझने का। तो हम बस उसमें ही उलझे रहते हैं। सेकंड चीज़ कि एक ये कि हम पीयर प्रेशर में होते हैं कि मतलब 4 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, अब तुमने कोई आउटडेटेड से कपड़े पहने हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम्हें पॉइंट आउट करेंगे कि यार तूने ये क्या पहन रखा है, तू तो आजकल के फैशन को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे आप दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखोगे, आप खुद को बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे अपने बारे में, आप खुद की कभी वो नहीं करोगे कि आप क्या चाहते हो। उस पॉइंट पर आप दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखते हो। जो अदर थिंग है वो ये कि सेल्फ और बॉडी वाला, कि सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है। अभी तक हम उसे एक ही चीज़ मानते हुए आ रहे थे कि सेल्फ और बॉडी एक ही चीज़ है, लेकिन अब इससे थोड़ी क्लैरिटी हुई कि सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं और इसकी ज़रूरतें अलग हैं। तो हाँ, ये सब मुझे समझ आया। नमस्कार सभी को। तो मुझे सर यही समझ आया समृद्धि के बारे में कि यदि हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं, हमारी घर की हमारी आवश्यकताएं नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम जीवन भर यूं ही भागते रहेंगे शायद, और हमारे साथ साथ हमारी फैमिली वाले भी यूं ही भागेंगे। अगर वो हमें ऐसे देखेंगे कि हम कभी रुक ही नहीं पाए, समृद्धि के लिए कभी सोच ही नहीं पाए, और हमने बस ये सोचा कि हम भागते चले जाए, हमने कभी भी कोई लाइन बनाई ही नहीं कि हाँ मैं यहाँ पे संतुष्ट हो सकता हूँ, हमारा जीवन यहाँ से यापन हो सकता है, तो वो भी वैसे ही भागेंगे जैसे मैं भागा हूँ। अगर मैं आज ये निर्धारित कर लेता हूँ कि मेरी आवश्यकताएं कितनी, मेरी फैमिली की आवश्यकताएं कितनी हैं, तो शायद ये हो सकता है कि हाँ वो जितना भी कमाए, जितना भी जीवन यापन करे, तो वो उसी हिसाब से कमाएं, उसी हिसाब से चीज़ें करें जो ज़रूरी है। और इससे सिर्फ उनकी ही जीवन में नहीं, शायद आप समाज में भी इम्पैक्टफुल चीज़ कर सकते हैं। तो इतना ही सर। बढ़िया। पीछे पीछे। नमस्ते सभी को। मैंने कल ये सीखा क्या कि नाम है आपका? शिवम। शिवम। कि जो फिज़िकल नीड्स है वो बॉडी को मतलब अगर कंटिन्यूस नहीं मिले तो भी चल जाएगा, जैसे खाना पानी, और जो मेंटल जो पीस है मतलब सुख और रेस्पेक्ट, वो कंटिन्यूस चाहिए रहता है बॉडी को। हेलो, नमस्ते सर। मेरे को कल ये समझ में आया कि जैसे जो शरीर की नीड होती है वो टेम्परेरी रहती है, और जो मैं की नीड है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है।
और जो खाना पानी चाहिए तो वो तो नॉर्मली चाहिए, वो ज़रूरत के हिसाब से चाहिए। पर जब हमें सामान चाहिए तो उसमें ये नहीं है कि कभी सामान ज़्यादा चाहिए, कभी थोड़ा चाहिए, कभी और थोड़ा चाहिए, वो मतलब चाहिए, ठीक है। और समृद्धि के बारे में ये समझ में आया कि जो हमारी बेसिक नीड्स है, ठीक है, उसके अतिरिक्त हम कुछ ना ले, मतलब ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही ले, उससे ज़्यादा के नहीं ले। जैसे ज़्यादा अमीर बनने की ना सोचे, ठीक है, और जितना चाहिए बस उतना पर्याप्त है। अगर पर्याप्त से ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत आएगी। करेंगे इसको थोड़ा और हम रिस्पॉन्ड करेंगे। नमस्ते सभी को। आप अकेली दिख रही हैं, आपके साथ आपकी एक फ्रेंड थी ना, और कोई कहाँ है? पीछे कहाँ है? अच्छा, नहीं, ठीक ठीक, कंटिन्यू। तो कल मुझे समृद्धि के बारे में ये समझा था कि जो हमारी नीड्स है वो हमें रिकॉग्नाइज करके उस हिसाब से कमाना चाहिए, और नीड से ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमारे पास नीड से ज़्यादा रहती है तो अच्छा रहेगा अगर हम उसे दे सकते हैं दूसरों को, खुद के साथ रखने से अच्छा। बढ़िया। नमस्ते सभी को। कल मैंने इतना जाना कि बॉडी और सेल्फ की नीड्स तो अलग ही है, वो तो पता है हमें, बट उसके अलावा और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो जो इंसान का थॉट प्रोसेस होता है हर इंसान में सेम ही होता है। जैसे कि डिज़ायर होती है, डिज़ायर कहाँ से आती है? प्री कंडीशनिंग से। प्री कंडीशनिंग होती है तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ करना चाहिए, तो उसके ऊपर फिर हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस ऐसे देखा जाए तो सब में कॉमन ही होता है। फिर वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और बाकी सब तो बढ़िया है। बढ़िया। इधर का माइक मूव करना शुरू करते हैं थोड़ा। नमस्ते सभी को। नमस्ते। कल जो मैंने सीखा उसमें यह है कि जो हमारे में संग्रहण की प्रवृत्ति कम से कम होनी चाहिए और वितरण की प्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम समृद्ध अमीर बन सकते हैं। इसका यही है कि वितरण की प्रवृत्ति ज़्यादा हो और संग्रहण की प्रवृत्ति कम हो। धन्यवाद। ठीक है, रख लीजिए वो माइक, वहाँ रख लीजिए। इधर से शुरू कर लेते हैं। माइक कहाँ है? भैया मेरा क्वेश्चन है, कल आ जाएगा। श्योर श्योर। कल भी मैंने किया था क्वेश्चन, रिलेशनशिप वाला डिज़ायर क्वेश्चन, 2 पार्ट में एक क्वेश्चन किया था ना, फिर से करती हूँ। रिपीट कर दो। मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो डिज़ायर है वो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो डिज़ायर ठीक नहीं है। फर्स्ट थिंग वो। सेकंड थिंग, जो सोसाइटी की मुझसे डिज़ायर्स है वो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है, और मैं वो फुलफ़िल करती, नोइंगली भी मैं वो फुलफ़िल नहीं करती हूँ, अननोइंगली भी मैं शायद फुलफ़िल नहीं करती हूँ। तो ये मुद्दे कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप के हैं, इसीलिए मैं उसको रोक रखा हूँ कि थोड़े रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन पर बात हो जाए तब उसको कर सकते। क्योंकि अभी जैसे ही बात करूँगा तुम अगला प्रश्न ये पूछने वाली हो कि कैसे कम्युनिकेट करें कि नहीं, तो कल उस पर हम बात करेंगे, तब उसको हम करेंगे। याद है मुझे। आगे बढ़ा दो, थोड़ा उनसे सुन लेते हैं। कुछ तो बताओ, यही बताओ कि कुछ नहीं समझ में आया, इसमें क्या दिक्कत है? हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कंफर्टेबल हो वहाँ से बोल लो। जब हम कोई टास्क कंपैरिजन से करते हैं तो उसका आउटकम दूसरे डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते। बढ़िया। कल और सुनेंगे, कल आपसे शुरू करेंगे सुनना। ठीक है ना, पीछे दे दो, पीछे दे दो, कोई बात नहीं। कल सुनेंगे तुमसे, आप दोनों लोगों से कल सुनेंगे। सभी को नमस्कार। मुझे ये समझ में आया कि जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें उसे एक्सेप्ट कर लें, पहले हमें खुद वेरीफाई करना चाहिए कि ये सही है या गलत, तब जाके हम नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है। सो थैंक यू। बढ़िया। मुझे कल ये समझ में आया कि एक तो अच्छा लगना और अच्छा होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें जो अच्छी लग रही है तो वाकई हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे लिए वो सही है या नहीं है।
और एक और बात, जैसे कल आपने बोली थी कि हमें यहाँ पे भी जो भी बात हो रही है वो हमको डायरेक्ट माननी नहीं है, खुद में पहले उसको जानना है, पहचानना है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि वो बात सही हो रही है नहीं हो रही है, खुद के स्तर पे उस चीज़ को देखनी है। और एक और बात कि सभी मानव को है ना एंड ऑफ द एंड सुख की चाहत ही है, इसीलिए वो जो भी कर रहे हैं, भले क्राइम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी अंत में है ना खुश ही होना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हम अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बैठ के सब बातें सॉल्व करना चाह रहे हैं, पुराना जो भी कुछ हुआ है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उनको है ना कन्विंस करना चाहते हैं। हमारे कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं पहले ही और उसके बाद हम उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें सबसे पहले है ना अपना जो डिसीज़न है वो साइड में रख के और फिर उनके साथ में निर्णय प्रक्रिया में उनके साथ में रहना है, उसके बाद हमको कम्युनिकेट करना होगा। बढ़िया, इनसे सुन लेते हैं। बताओ बताओ, कुछ तो बताओ जी। अच्छा चलो, कल पक्का इन 2 लोगों से शुरू करना है, उसके बाद तुम्हारा 3 नंबर पे फाइनल। चलो बढ़िया। हाँ दो। कल मैंने जो सीखा और जाना, उससे मैंने ये समझा कि हमारे परिवार में, समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको हमको डायरेक्ट मानने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले वेरीफाई करने की ज़रूरत है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद से आगे स्वीकार करना चाहिए हमें। बढ़िया, बस कर लो, जो भी शेयरिंग करनी है कर लो, उसके बाद रोक लेते हैं अभी इसको। सभी को नमस्ते। जो और होगा उस पर बात करेंगे। हाँ, मुझे ये समझ में आया कि हमारी आवश्यकता और हमारी चाहना अलग अलग है, हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार जीना चाहिए, ना कि चाहना के अनुसार। बढ़िया। तो जांच परख करके जो सही है वही स्वीकारना है, उसी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, या इसी तर्क से हम चलेंगे कि पीढ़ियों से ऐसा ही हो रहा है इसीलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ठीक नहीं चलता हुआ हमको दिखाई देता है परिवार में या समाज में, या उसको ठीक करने में, बदलने में जिम्मेदारी स्वीकारेंगे। एक युवा के रूप में हमारी भूमिका क्या बनती है? जो ठीक नहीं चल रहा है सिर्फ उसकी शिकायत करते रहना, ब्लेम करते रहना, विरोध करते रहना, मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों हो गया, ये बात का शिकायत करते रहना ठीक है, या जो ठीक नहीं चल रहा है उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसको ठीक करना ठीक है? उत्तर तो साफ है ना। अगला मुद्दा यह है कि ये बदलाव अगर हम समाज में, परिवार में चाहते हैं तो पहले स्वयं में उस बदलाव को लाएंगे, या स्वयं तो ऐसे ही बने रहेंगे, दूसरों को बताते रहेंगे कि क्या ठीक होना है, क्या ठीक करना है। और मैं इस पर फिर से ये बात ध्यान दिला दूं कि स्वयं में बदलाव लाने की बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि दूसरे के ऊपर कोई उपकार हो जाएगा, वो उसका साइड प्रोडक्ट है। स्वयं में बदलाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्वयं वैसा बदल के होना चाहते हैं। मेरे अपने सुखी होने के लिए, मेरे अपने तृप्तिपूर्वक जीने के लिए ये ज़रूरी है। हमारे सारे बच्चे उधर पीछे बैठ गए हैं आज, क्या बात है जी। इतनी दूर से तो हमारे लिए कम्युनिकेट करना भी बहुत मुश्किल है। आगे होने की जरूरत नहीं है, आप अपने उचित निश्चित दूरी पे ही रहो। जगह पीछे पर्याप्त है जिसमें ये लोग आ सकते हैं, बहुत जगह खाली है, तो आगे होने की समस्या नहीं है। क्यों जी? बढ़िया। तो ये हमने शुरू से ये बात कही है कि अगर मैं दूसरों के साथ स्नेहपूर्वक जीना चाहता हूँ, सम्मानपूर्वक जीना चाहता हूँ, विश्वासपूर्वक जीना चाहता हूँ, तो इसका कारण ये नहीं है कि स्नेह के भाव से जिएंगे तो दूसरे को आराम मिलेगा, विश्वास के, सम्मान के भाव से जिएंगे तो दूसरे को आराम मिलेगा, ये कारण नहीं है, ये तो साइड प्रोडक्ट है। मुख्य बात यह है कि स्नेह का भाव अगर एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर टूटता है और विरोध आता है तो वो मेरे अपने दुख का कारण बनता है कि नहीं। दूसरे को तो आपके विरोध का तब पता चलता है जब आप उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। जब तक आप मन ही मन उसको सोच रहे, अगला सामने भी नहीं है और हम सोचे जा रहे,
तब तक तो अगले को कुछ पता भी नहीं चलता है नहीं। लेकिन उतनी देर तक जो अगर हमारे अंदर विरोध चलता है, अपमान चलता है, द्वेष चलता है, अविश्वास चलता है, उसको चलाते हुए हम आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं। तो मेरे अपने सुखी होने के लिए इसकी जरूरत है, ये बात पकड़ में आना जरूरी है कि ये जो स्वयं में बदलाव की बात हम कर रहे हैं, ये कोई दबाव लेकर के करने की बात नहीं है, जबरदस्ती करने की बात नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए करने की बात नहीं है, बल्कि हम स्वयं वैसा होना चाहते हैं। मेरी अपनी ही जो चाहना है सुखी होने की, उस चाहना को पूरा करने के लिए हम ऐसा करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है कि भोजन मेरी ज़रूरत है तो हम भोजन करते हैं, प्यास हमको लगती है तो हम पानी पीते हैं। ऐसे ही हमको दिखाई देता है कि मेरे सुखी होने के लिए स्नेह के भाव में जीना मेरी ज़रूरत है, इसलिए हम स्नेह के भाव को स्वयं में निरंतरता में बना के रखने का प्रयास करते हैं। कंटिन्यूटी में, निरंतरता में क्यों प्रयास करते हैं? क्योंकि सुख हमको कंटिन्यूअस चाहिए, हैप्पीनेस हमको कंटिन्यूअस चाहिए। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जब हमको हैप्पीनेस के बदले अनहैप्पीनेस चाहिए। चूंकि हैप्पीनेस हमको कंटिन्यूअस चाहिए, इसलिए फीलिंग ऑफ अफेक्शन को, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट को, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट को अपने में कंटिन्यूटी में इंश्योर करने की जरूरत है। ये बात पकड़ में आती? कुछ कह रही थी दीदी। माइक इधर वाला माइक बढ़ा दीजिएगा आगे। वो विरोध वाली बात कर रहे थे कि अपने में चलता रहता है, वी डोंट से इट, इट हैपन्स, बहुत ज़्यादा होता है। मैं सर्कल बैक भी करती हूँ कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना है, बार बार खुद ही को ज़्यादा तकलीफ होती है, बार बार सोच के और नेगेटिविटी मेरे अंदर ही बढ़ती जाती है। आई सर्कल बैक, बट सर्कल बैक करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि खुद से बहुत बात करने के बाद भी आई एम स्टिल देयर, बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चल रहा है, एंड आई कैन फील इट दैट इट्स देयर एंड आई एम इन द नेगेटिविटी, आई एम इन दैट जोन ओनली। उसका इम्पैक्ट कई बार तो मेरे सामने भी हो, मतलब किसी ना किसी के सामने भी हो जाता है। कई बार मैं अंदर से बहुत नेगेटिव होती हूँ बट आई डोंट शो इट। उसको ठीक करने के लिए क्या करूँ? दो चीज़ों पर काम हो सकता है। मैं ये सब को डिटेल करूँगा एक बार रिलेशनशिप का इशू हो जाए तब, क्योंकि ये सारे मुद्दे रिलेशनशिप से, संबंध से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन अभी मैं दो बात करके उसको क्लोज करता हूँ। हमारा जब कभी इस तरह का इरिटेशन होता है, उसके पहले हमको सुनने का ही प्रैक्टिस ठीक करने का ज़रूरत है। ये जो हम सुनते हैं ना दूसरे को, उसमें सिर्फ उसकी नीड क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, मूल रूप में उसके कहने का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, उतने भर को सुनने की ज़रूरत है, बाकी सब मसाला छान करके। पर वो मसाले तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। वही मसाले इम्पैक्ट करते हैं, ये बात तो ठीक है, मैं भी उस बात को जानता हूँ। लेकिन ये बताओ कि अगले के कहने का आशय वो मसाला देना है या मूल बात कहना है? मैं इसी उदाहरण को बार बार ले रहा हूँ कि हमको कोई सामान खरीदना हो, मम्मी मना कर दे, हम कहते हैं मम्मी तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो, ठीक है, तुमको फुर्सत नहीं रह गई है हमारे लिए कुछ। हमारा आशय ये बताने का है कि मम्मी तुम मेरा कभी ध्यान नहीं रखती हो, या आशय ये बताने का है कि मुझे इसकी ज़रूरत है जो नहीं मिल रही है। ये सुनने का ही आर्ट अगर हम ठीक नहीं करेंगे ना, तो कचरा तो बहुत सारा अंदर आ ही जाएगा, और एक बार कचरा अंदर आ गया फिर सफाई में टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार ले आए जो चीज़ घर में और उसकी बदबू फैल गई सब जगह, फिर समेटने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो कचरा ऑलरेडी अंदर है फिर उसको कैसे वही उसको करेंगे ना, पर पहले कम से कम अगर रूम सफाई करनी है तो जिस नल से गंदा पानी आ रहा है पहले उसको बंद करना पड़ेगा ना। उसको बंद किए बिना कितना भी झाड़ू पोछा मारेंगे वो बढ़ेगी बात कैसे? तो हम तो अभी वो बंद करने पर बात कर रहे हैं कि वो टैप जिससे गंदा पानी आता है सुनते समय वहीं छाना जाए,
और मूल आशय को पकड़ा जाए कि बेसिक इंटेंशन क्या है उसका। हमको चाय में चीनी अधिक मिल जाती है और हमको गुस्सा आने लगता है, ठीक है, हम कहते हैं तुम अधिक चीनी खिला के मार देना चाहती हो हमको, ऑलरेडी डायबिटीज़ है हमको। तो ये जब हम कह रहे होते हैं तो हमारा आशय अगले के ऊपर आरोप लगाना है कि तुम हमको मार देना चाहती हो, या कल से चीनी कम डालना चाय में, ये है। इतना ही तो बात है ना। तो ये छान करके हम सुन सके ना जी, अगले को बोलने ठीक नहीं आता है कोई बात नहीं, हम सुन तो सकते हैं उसको छान करके। ये छान करके सुनना अगर नहीं सीखेंगे ना तो कचरा बहुत सारा अंदर आता ही रहेगा, फिर उसकी सफाई में बहुत समय लगेगा। ठीक है, एक बात तो मुझे ये कहनी थी कि ये छान करके सुनने वाले प्रोसेस को ही पहले ठीक करना जरूरी है। दूसरा, अगर सब प्रयास करके भी रुकने का काम नहीं ही हो रहा है और वो निगेटिविटी चल ही रही है, चलते समय देखा जाए कि मैं आराम में हूँ कि परेशान हूँ। ठीक है, नहीं परेशान तो रहती हूँ बट तो नहीं रुकती है। कोई नहीं, उस समय की परेशानी को थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, पर कल के बाद अगर पूछोगे तो और उपाय भी बता दूंगा कि कैसे वो हो सकता है। कल के बाद और उपाय भी बता दूंगा। थोड़े बेसिक्स कुछ और कवर कर दें, फिर उस पर आते हैं। जी, दूसरा ये कह रहा हूँ कि अगर नकारात्मकता चल ही रही है अपने अंदर, उसी समय ऑब्जर्व करके देखा जाए कि ये हमको आराम दे रहा है कि परेशानी दे रहा है। उस समय का दुख अगर महसूस होना शुरू होगा ना, तो जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है दुख से दूर होने की, तो हमारा मन हटना शुरू होता है वहाँ से, दुख दर्शन। और ये उसी समय हो पाता है जिस समय घटना चल रही होती है। बाद में बैठ करके अभी हम उसका एनालिसिस करें, ये एनालिसिस तो हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन तो तभी हो सकता है जब अंदर विरोध चल रहा हो, द्वेष चल रहा हो, बदले की भावना चल रही हो। उसी समय ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि मेरी स्थिति क्या बन रही है, आराम की या परेशानी की, सहजता की या असहजता की, कि नहीं। तो अभी एनालिसिस भी कर लेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा उस समय के ऑब्जर्वेशन का है। माइक पर इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम, इसको कल के बाद करेंगे। जैसा कि आप कल से कह ही रहे हो कि हर इंसान की मूल चाह है सुख पाना, तो जब हम सुख पाना चाहते हैं या फिर जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें सुख मिलता है, तो लोग हमें ये क्यों बोलते हैं कि तुम तो स्वार्थी हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे कविता लिखना पसंद है और मेरी सहेली उसे खेलना पसंद है, मैं कविता लिख रही हूँ और वो बोल रही है कि तू नहीं चल मेरे साथ खेलना है, तो मैं बोलूँगी नहीं यार मुझे इसी में खुशी मिल रही है, मुझे यही करना है, लेकिन फिर वो बोल देगी कि तू तो स्वार्थी है, तू तो हमेशा यही करती है। तो ये सब जितने संबंध के प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सब पर हम बात करेंगे। थोड़ा रिलेशनशिप पर बात कर लें, फिर कुछ बेसिक्स तो बात कर लें कि हम क्या संबंध किसको कह रहे हैं, भाव किसको कह रहे हैं। मैं जब विश्वास शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, सम्मान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, स्नेह शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो उसका तात्पर्य क्या है। अभी बात करते हैं, आज से कल तक में उसको पूरा कर देंगे, फिर ये सब प्रश्नों पर लौट के आएंगे कि कैसे इन जगहों पर हम उपाय को ढूंढ सकते हैं। और मुद्दा दूसरों में बदलाव का पहले नहीं है, मुद्दा स्वयं में बदलाव को लाने का है। वो पुरानी कहानी है चाणक्य की, उसको सुना के मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ। कहते कि वो जब महामंत्री थे मगध के, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो जहाँ रहते थे वो जाने का रास्ता थोड़ा वो था, कांटे भरा रास्ता था। तो कोई विदेशी राजदूत आया, उसने कहा आप इतने बड़े महामंत्री हैं, आप इस सड़क पे चमड़े क्यों नहीं बिछवा लेते। उस समय रोड बनाने का डिजाइन था, चमड़े बिछा करके रोड बनाया करते थे, जैसा अभी कोलतार का बनता ना, डामर रोड जिसको कहते हैं, उस समय चमड़े बिछाए जाते थे। अच्छा है, बिछाना चाहिए, बाहर ठीक करने में कोई बुराई नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बाहर ठीक करने में। लेकिन अगर बाहर ठीक करने का ही है सिर्फ हम सोचेंगे
तो चाणक्य ने एक सिंपल बात कही कि आप सड़कों पर अगर चमड़े यहाँ बिछाएंगे ना, तो इससे सिर्फ आपको राहत तब मिलेगी जब आप हमारे यहाँ आएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आसान काम है अपने पाँव में चमड़े का जूता पहन लेना। ज़िंदगी में जहाँ भी जाएंगे कांटे से बचे रहेंगे कि नहीं। ये दूसरा उपाय पकड़ना ज़रूरी है कि पैर में जूते पहन लेना बहुत सहज काम है बजाय पूरे संसार में चमड़ा बिछाने के। और अगर बिछाने का मन भी है पूरे संसार में चमड़ा, तो पहले जूते तो पहन लें, वरना पैर लहूलुहान होते रहेंगे, सब जगह हम शिकायत और विरोध में उलझते रहेंगे कि नहीं। ये समझ में आता है क्या ठीक है, पैर में जूते पहनना कि पहले बाहर चमड़ा बिछाने का कोशिश करना? माइक। भैया आपने शायद शेयर भी किया हो पहले, पर मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी नेचुरल एक्सेप्टेंस में, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि कई सारी हमारी बिलीफ्स जो हैं, या फिर जो कहा गया है, या फिर हमने बोला गया है कि संस्कार के हिसाब से ये अच्छा है ये गलत है, वॉट एवर, तो उससे डिफ्रेंशिएट कैसे करें विथ नेचुरल एक्सेप्टेंस? क्योंकि हमें तो अच्छा लग रहा होगा पर शायद ये नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, और शायद हमें अच्छा लग भी ना रहा हो, विरोध का भाव ही ना आ रहा हो, पर आना चाहिए। हमने इतनी एक्सपीरियंस कर लिया है रिपीटेडली कि वो एट दिस पॉइंट रिप्रेस हो गया है विरोध का भाव जो होना चाहिए। तो हाउ डू यू स्पेसिफिकली कैच नेचुरल एक्सेप्टेंस? देखिए, उसका उत्तर तो यही है कि अपनी जो सामान्य स्वीकृति हमारी होती है करेंट स्टेट ऑफ बीइंग के कारण, और जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, दोनों का फंडामेंटल अंतर ये है कि सामान्य स्वरूप में जो चीज़ें हम स्वीकार लेते हैं, अपने अंदर डाल लेते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी सिचुएशन इन सर्कमस्टांसेज, स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है, हमारी पुरानी आदतों अभ्यासों पर निर्भर करता है। बहुत दिन से जो आदत और अभ्यास हम अपने में डाल लेते हैं, उस आधार पर चीज़ें हमारे स्वीकृति में आ जाती है। उनका आधार देखने जाएंगे क्या होता है, तो समाज में चल रही मान्यताएं, जो दबाव है, वो उसका एक कारण होता है। संवेदनाओं के आधार पर, सेंसेशन में अच्छा लगने या बुरा लगने के आधार पर ही अगर हमने निर्णय ले लिया है, वो भी एक आधार होता है जिसको प्रभाव कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण होते हैं स्वीकृति के बनने के। ठीक है, निश्चित रूप से अगर हम अपने में जांच परख करके देखें हैं, तो जो हमारी सहज स्वीकृति है, जो हमारा स्वभाव है, जिसमें हम होना ही चाहते हैं, वो भी हो ही सकता है यहाँ। लेकिन अगर वेरिफिकेशन नहीं किए हैं तो ये एक मिक्सचर रहेगा। अगर सहजता पूर्वक जो हमको सहज रूप में स्वीकार है उसको वेरीफाई करके देखे हैं, तो उसको सहज स्वीकृति कह रहे। उदाहरण के रूप में ही ये बात लिया है कि हम बचपन से ये बात पढ़ते रहते हैं कि जीना तो विरोध पूर्वक ही संभव है, विरोध के बिना कैसे हम सर्वाइव कर सकते। ठीक, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल का सामान्य सिद्धांत हम पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ाए भी होंगे। 10 साल 20 साल 30 साल से उसमें जीने के बावजूद अगर एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमको सहज रूप में क्या स्वीकार है, संबंध पूर्वक जीना या विरोध पूर्वक जीना, उत्तर बहुत साफ हो जाता है। तो कितना भी पुराना कचरा इकट्ठा किया हुआ हो स्वीकृति के रूप में, एक बार ठीक प्रश्न को पूछ करके ठीक ढंग से उसको देखना शुरू करते हैं तो उत्तर मिलना शुरू हो जाता है, और जो कचरा है वो फिल्टर आउट हो जाता है। यद्यपि वो कचरा हम ही स्वीकार रखे हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से। ऐसे ही भोजन अभी की स्थिति देखेंगे तो कभी हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, कभी हम केवल स्वाद के लिए ही करते हैं। लेकिन केवल स्वाद के लिए खाने वाले व्यक्ति से भी आप ये सवाल पूछेंगे कि आपको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है, भोजन को स्वास्थ्य के अर्थ में करना या सिर्फ स्वाद के अर्थ में करना, वो इस उत्तर को देख पाता है। भले वो अभी तक नहीं करता रहा हो और शायद आगे भी उसको सुधार करने में बहुत समय लग जाए, ये दोनों बात हो सकती है।
कि अभी तक वो स्वाद के लिए ही खाता रहा हो, आगे भी हो सकता है उसके ठीक करने में समय लग जाए पुराने आदत, अभ्यास और परिस्थितियों के कारण, लेकिन उत्तर वो बहुत साफ देख पाता है कि भोजन तो स्वास्थ्य के अर्थ में ही ठीक है। ऐसे ही मोबाइल को देखिए, लोग कभी इसको बात करने के लिए खरीद रहे, कभी सम्मान के लिए खरीद रहे। मेरे एक सेशन में लोग कह रहे थे कि आजकल तो लोग मोबाइल कैमरे के लिए खरीदते हैं। तो वही कारण लिख लीजिए, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि उसको अपने किसी निश्चित प्रयोजन के लिए, संवाद के लिए या कैमरे के लिए खरीद रहे या दूसरे को दिखावे के लिए अपने स्टेटस के अर्थ में ले रहे। भले हम जिंदगी भर में बहुत सारा समय मोबाइल अपने स्टेटस के लिए प्रयोग करते रहे हों, ठीक है, लेकिन प्रश्न जब भी अपने से पूछने जाते हैं कि मोबाइल स्टेटस के लिए रखना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है या जो उसकी उपयोगिता है संवाद करना, डायलॉग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जो सामने नहीं है उसमें हमको सहज रूप में स्वीकार होता है? उत्तर बहुत साफ दिखता है। तो ये परिस्थिति बस, अभ्यास बस, संस्कार बस जो आप कह रहे हैं उसी को मैं यहाँ अभ्यास बस कह रहा हूँ। अभ्यास बस, संस्कार बस, सर्कमस्टांसेस से, मान्यताओं से, संवेदनाओं के प्रभाव में आकर के जो कुछ भी हमने अपने अंदर इकट्ठा कर लिया हो, एक बार सही सवाल पूछना शुरू करते हैं और ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उत्तर साफ होना शुरू हो जाता है। और आई वुड से कि कहीं अगर बहुत कन्फ्यूज़न होता भी हो, धीरे धीरे सवाल पूछते रहा जाए, चीज़ें साफ होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, पिछले 1 घंटे से मैं एक टी शर्ट पहन के आपके सामने खड़ा हूँ। आप जैसे जैसे हमारे टी शर्ट को ऑब्जर्व करना, हमारी बात सुनना छोड़ के हमारे टी शर्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे टी शर्ट के बारे में कई सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेगी जो पिछले 1 घंटे में नहीं दिखाई दी थी। अभी करके देख लीजिए, ठीक है, कई सारी वैसी चीज़ें आपको मेरे टी शर्ट के बारे में दिखने लगेगी जो पहले नहीं दिख रही थी। तो थोड़ा सा उस नेचुरल एक्सेप्टेंस पर ध्यान देने का काम शुरू करते हैं ना, तो अगर कुछ धुंधला भी है, कहीं डार्क या ग्रे है भी कहीं, धीरे धीरे वो साफ दिखने लगता है, उसका प्रकाश, उसकी चमक। पीछे कुछ कह रहे, माइक दे दीजिए। भैया, संतुष्टि का भाव किस में आएगा, मान्यता, संवेदना या सहज स्वीकृति? क्योंकि हम संतुष्ट होंगे, अच्छा खाना मिलेगा तो संतुष्ट होंगे, जब भी हमारी उसमें स्वीकृति बनी रहेगी। वही, ये अच्छा खाने से ही सिर्फ अगर संतुष्टि ढूंढेंगे, अगर संतुष्टि का प्रोग्राम अच्छा खाना है, तो जो कल बात हो रही थी कि 10 मिनट ही संतुष्टि मिलेगी, 23 घंटा 50 मिनट का प्रोग्राम क्या होगा? तो हम अच्छा खाने को मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर अच्छा खाना ही हमारी संतुष्टि का आधार है तो दिन भर में 10 मिनट या आधे घंटे, बाकी सारे 23 घंटे का प्रोग्राम तो ढूंढना पड़ेगा ना, कि नहीं? ये बात पकड़ में आती? भैया, संबंधों में तो संतुष्टि चाहिए ना मेरे को, जो सामने वाला है उससे, कि वो संतुष्ट है नहीं मेरे से। अभी तो आपने भोजन से शुरू किया था, ये तो भोजन उसमें वो क्लियर हो गया। हाँ, एक एक स्टेप चलना जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड ही बदलते रहेंगे, गोल पोस्ट ही बदलते रहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी बहुत। तो पहला भाग तो ठीक हो गया। अब रही बात संबंध में संतुष्टि की, उस पर अभी हम बात करेंगे ना। ये चर्चा जैसे ही पूरी होती है हम संबंध को ही ओपन करने वाले हैं। आज का काम ही मेरा वही है। ठीक है, ये आगे चले। वो स्लाइड पीछे रखी थी तो मैंने सोचा निकाल के यूज कर दूं थोड़ा। मानव को स्वयं को समझने गए थे तो एक मूलभूत बात हमने ये समझी थी कि सुख और समृद्धि हमारी मूलभूत चाहना है। ये प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको आज ही, ऑलरेडी चला गया है हमारी ओर से प्रिंट होने में। तो ये सुख और समृद्धि, इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। तो सुख और समृद्धि हमारी मूलभूत चाहना है। हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी हमारे फंडामेंटल डिजायर्स हैं।
ये कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है, मेरी अपनी नीड है। हमारा लक्ष्य को देखेंगे, गोल को देखेंगे, पर्पस को देखेंगे, तो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी हमको अपने गोल के रूप में दिखाई देता है। उसके लिए ये बात हमने की थी कि क्या सुविधा हमारे सुखी होने के लिए पर्याप्त है, या संबंध में भाव एवं व्यवहार का भी ठीक होना जरूरी है। अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ, जहाँ भी हम जी रहे हैं वहाँ संबंध में भाव का ठीक होना भी सुखी होने के लिए ज़रूरी है, या सिर्फ सुविधा से काम चल जाएगा। उत्तर हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा था। फिर हमने ये बात की थी कि हैप्पीनेस क्या है, उसको अगर देखने गए थे तो ये पहचाना था कि टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस एंड टू बी फोर्स्ड टू लिव इन अ स्टेट ऑफ कंट्राडिक्शन इज अनहैप्पीनेस। हम जिस भी स्टेट या सिचुएशन में जी रहे होते हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर, चाहे फैमिली में, चाहे सोसाइटी में, चाहे नेचर में, जहाँ भी हमारे जीने में एक हार्मनी होती है, एक संगीत होती है, एक व्यवस्था होती है, वहाँ हम आराम में जी पाते हैं। वैसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है। जो हमको ये नेचुरली एक्सेप्टेबल भाव है, उसमें जीने का नाम सुख है। दुख क्या है? जिन परिस्थितियों में हम जीना नहीं चाहते हैं, हम वहाँ से भागना चाहते, पर मजबूरन हमको उसको भोगना पड़ता है, रुकना पड़ता है, रहना पड़ता है, उसमें जीने के लिए बाध्य होने का नाम दुख है। तो टू बी फोर्स्ड टू बी इन ए स्टेट ऑफ कंट्राडिक्शन इज बेसिकली अनहैप्पीनेस। ये सुख और दुख हो कहाँ रहा है? मुझ में होता है कि बाहर होता है? सुख दुख महसूस किसको होता है? तुमको कि किसी और को? हमको होता है। तो जो अंदर हमारे घटित हो रहा है ना, इनसाइड जो मेरे चल रहा है, अगर वहीं पर कंट्राडिक्शन है, वहीं पर अंतर विरोध है, वहीं पर डिसहार्मनी है, वहीं पर क्लैरिटी का अभाव है, तो बाहर चाहे जितना भी ठीक हो जाए, मेरे दुखी रहने की तो गारंटी है। हमारे अपने ही घर अंधेरा पड़ा हुआ हो, बाहर कितना भी प्रकाश आ जाए, हमारे किस काम का होगा कि नहीं? घर तो अंधेरा ही रहेगा ना, वहाँ तो कुछ प्रयोग कर नहीं पाएंगे, उसकी परेशानी तो यथावत बनी रहेगी। तो ये पहचानना जरूरी है कि फंडामेंटल कंट्राडिक्शन अगर हमारे अंदर ही हो गया है, व्हाट आई एम एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, इन दोनों के बीच ही अगर कंट्राडिक्शन है, तो हमारे दुखी रहने की गारंटी है। जैसा मैं खुद ही सहज रूप में होना चाहता हूँ, अगर मैं खुद ही वैसा नहीं हूँ, तो मेरे स्वयं के दुखी होने की गारंटी है। जैसे अगर हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है स्नेह के भाव से जीना, और हम जीने की जगह पर ऐसे हैं कि कभी स्नेह के भाव से जीते हैं, कभी विरोध के भाव से जीते हैं, तो जिस समय भी हम विरोध के भाव से होंगे व्हाट आई एम की जगह पर, सिंस दैट फीलिंग ऑफ अपोजिशन इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, आई एम बाउंड टू बी इन ए स्टेट ऑफ कंट्राडिक्शन। अगर मेरे अंदर विरोध चल रहा है, द्वेष चल रहा है, चूंकि वैसा होना हमको सहज रूप में ही स्वीकार नहीं है, इसलिए हमारे अंदर ही एक उलझन पैदा हो जाता है, एक अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है, एक तनाव पैदा हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। और उस तनाव की स्थिति में अगर हम रहेंगे तो हमारे दुखी होने की गारंटी है। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। व्हाट आई एम एंड व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, ये दोनों के बीच के कंट्राडिक्शन को अगर हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो बाहर कुछ भी ठीक कर लेने से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, कि नहीं? अभी आप देखिए, दूसरा ये जो सवाल पूछ रहे थे ना रिलेशनशिप का, उसके संदर्भ में एक बात पर और ध्यान दिला देता हूँ। दूसरा आपसे विरोध करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, कुछ बोल देता है, ठीक है? हमको लगता है वो बोलते ही गुस्सा आ जाता है, कल कोई कह भी रहे थे करते कहाँ हैं, वो तो आ जाता है, ठीक है? दूसरे ने आपको विरोध में कुछ बोला, अगर आपको वो भाषा नहीं आती हो, ठीक है, तो भी आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है?
आएगा? नहीं आएगा। अगला कोई बात बोले और अंग्रेजी में बोले, तुमको समझ में ना आए, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमको बात ही नहीं पता चली कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये पता चले कि वो गाली दे रहा है तब तो गुस्सा आए कि नहीं? ये बात पकड़ में आती है? ये पकड़ में आता है कि लैंग्वेज से मीनिंग ही अगर हमको कम्युनिकेट नहीं हो रहा तो गुस्सा तो नहीं आएगा। इससे पता चलता है कि बाहर की घटना सीधा सीधा मेरे गुस्से के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। बाहर तो वही शब्द बोले गए, वही कान तक पहुंचे, पूरी घटना एक जैसी घटी है। अंदर हम उसके अर्थ को किस तरह से लेते हैं और फिर हम कैसा रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, वो मेरे सुखी दुखी होने का कारण बनता है। बाहर की घटना या परिस्थिति सीधा सीधा हमको अंदर आके दुखी नहीं कर देती है। आप हमारे लिए अपमानजनक कुछ बोलते हो, उसका हम एक अर्थ निकालते हैं। उस अर्थ को निकाल करके जब मेरा अपना भाव और विचार खराब होना शुरू होता है, मेरा दुख तो वहां से शुरू होता है। तब तक तो आग आपके अंदर लगी थी, मेरे अंदर तो कुछ नहीं होता। आप अपने अंदर 2 घंटे से हमारे लिए विरोध चलाते रहिए, मुझे अगर पता नहीं चलेगा तो मैं तो आराम में रहूंगा, आप परेशान रहेंगे। ये बात पकड़ में आती? जब आप उस विरोध को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उस विरोध को जब आप एक्सप्रेस करते हैं और हमको दिखता है कि इसने मेरा विरोध किया, कैसे कर सकता है, और फिर हम अपने अंदर जो विरोध चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक, वहाँ से हमारी समस्या, हमारी पीड़ा शुरू होती है। अपने अंदर के स्टेट ऑफ बीइंग को बिगाड़े बिना हमारा दुखी होना संभव ही नहीं है। ये पकड़ में आता? ये अच्छी बात है कि इसी कारण से रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में हो सकता है अपना। अगर वो स्थिति नहीं होती तो हमारा रिमोट कंट्रोल तो हमेशा ही दूसरे के हाथ में होता, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। बट बाहर की परिस्थिति या घटना सीधा सीधा हमको अंदर आके नहीं दुखी कर देती है। हम उन घटनाओं को देख करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। वो निष्कर्ष के आधार पर जब हम विरोध या अपमान या द्वेष या बदला लेने की सोचते हैं, या हमको कैसे कह दिया, इस आधार पे हमारा अहंकार जाके टकरा जाता है, उसके बाद अंदर की स्थिति बिगड़नी शुरू होती है। और जब से मेरी स्थिति बिगड़नी शुरू होती है तभी से मेरा दुख शुरू होता है। जब तक मेरी स्थिति के बिगड़ने का काम शुरू नहीं हुआ है तब तक मेरा दुख शुरू नहीं होता है। तो आप 2 घंटे से हमारे लिए विरोध का सोच रहे हो, ठीक, मुझे पता नहीं हो तो मुझे क्या दुख होगा? पता होने के बाद भी अगर हम अपने भाव को, विचार को खराब नहीं कर लेते हैं तो मेरी स्थिति तो सहज ही बनी रहेगी, नॉर्मल ही बनी रहेगी कि नहीं? कुछ पूछ रहे थे इधर? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि पर वो तो एक्सप्रेशन, हाँ, एक्सप्रेशन कैसा है सामने वाले का, उससे फ़र्क पड़ता है, वो समझ आया। पर अगर कोई आपसे गुस्से में ही बोलेगा तो प्यार से देखना, तो ये तो बहुत ही मुश्किल बात हो गई। अभी मुश्किल आएंगे, रिलेशनशिप को एक्सपेंड करेंगे तब आएंगे। अभी हमको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारा पैर के बदले सिर के बल चलने का अभ्यास हो गया है, ठीक है, सिर नीचे रख के पैर ऊपर रख के चलने का अभ्यास हो गया है। उस अभ्यास के कारण अभी लौट के लगता है कि पैर से चलना कठिन है। ये जो लंबे समय का आदत और अभ्यास हमने कठिन काम के लिए बना लिया है ना, ठीक है, उसके कारण ये ज़्यादा कठिन लगता है। आप ही बताओ ना, आपको नेचुरल रूप में क्या स्वीकार है, प्यार से जीना कि गुस्से से जीना? प्यार से जीना। उसी से पता चलता है कि गुस्से से जीना जो कठिन काम है उसको करने में तो अभ्यस्त हो गए हैं हम लोग। तो मतलब बेसिकली जो बचपन से अगर आपको अगर गुस्से से कोई कुछ बोले ही ना, कोई आपको डराए धमकाए ना,
और एक ही टोन में आपको बोलता तो शायद ये आदतें बिल्ड नहीं होती। वो भी, और बचपन से ही अगर ये हमको समझने सीखने में आ जाता कि कोई गुस्से से बोल रहा है तो भी उसको प्रेम से कैसे रिस्पॉन्ड कर सकें ताकि मेरी आग भी बुझी रहे और दूसरे की भी आग बुझ जाए, तो आज ये कठिनाई नहीं होती हमारी आपकी। पर अगर ये सीखा होता तो कोई गुस्सा ही क्यों करता? एग्जैक्टली अगर सभी सीख लेंगे तो वो बात ही खत्म हो जाएगी, सभी समझ सीख लेंगे तो वो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक दूसरे लोग इसको नहीं समझे सीखे हैं तब तक मैं तो समझ सकता हूँ, मैं तो समझ सकती हूँ, मैं तो सीख सकता हूँ, मैं तो सीख सकती हूँ, सॉल्यूशन यहाँ से ढूंढने की बात है। पर जैसे अगर आज हमने ये चीज़ समझ ली, पर गुस्सा तो अगर कोई मेरे एकदम मैं अगर स्कूटी चला रही हूँ, कोई मेरे सामने ही आ गया, अब मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं गिरी तो मेरे को बहुत तेज़ लग जाएगी, तो उस टाइम पे आपको गुस्सा आता ही है। या तो अब गुस्सा नाम की चीज़ ही नहीं होती तो फिर तो बात अलग होती, पर अब इतने टाइम से देख रहे हैं, अब बोले कि ठीक है नहीं आना चाहिए गुस्सा, मैं मान गई, पर वो तो अभी इनबिल्ट सिस्टम में आ गया गुस्सा। तो आते ना कैसे इन सब को ठीक कर सकते हैं, वो सब पर आएंगे। पहले पहचान तो लिया जाए कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, फिर कैसे उसको ठीक कर सकते हैं इस पर भी आएंगे। पर पहले साफ तो हो जाए कि हमको जाना कहाँ है। अगर पता ही चल जाएगा कि जाना दिल्ली है तो दिल्ली का रास्ता जैसे भी होगा ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमको पता है कि ये दूसरा रास्ता कोलकाता जाता है और इसमें हमको जाना नहीं, तो उस पर क्या बात करनी, तो ढूंढेंगे, उपाय करेंगे। पर पहले तय तो हो जाए कि भले हमारी 10 साल की आदत है, 20 साल की आदत है, 40 साल की आदत है, 50 साल की आदत है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा ना, अभी हमको लगता है कि ये सब गुस्सा आता रहता है, वही बात आपका बॉस बोलता है तो आपको क्या लगता है देखिए, वही आपका सबऑर्डिनेट बोलता है तो कैसा लगता है देखिए, ठीक। वही बात आपका मित्र बोलता है तब कैसा लगता है देखिए, वही बात आपके माँ बाप बोलते हैं तब कैसा लगता है देखिए। जब आपका मूड ठीक हो तब वो बात मित्र बोले तो कैसा लगता है, और जब मूड पहले से खराब हो तब वो बात बोलता है तो कैसा लगता है। ये सब का अंतर देख पाते हैं कि नहीं? हाँ, इसी तरह से अभी आपने बोला तो नहीं समझ आता, तब एग्जाम्पल से बोलोगे तो शायद समझ पाओ। आएंगे फिर तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, अभी नहीं लेंगे इसको। उसकी ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आगे, थोड़ी डिटेलिंग में पकड़ लिए तो आगे बढ़ सकते हैं, पर आएंगे। ये समझ में आना जरूरी है। जहाँ हम बात को कर रहे थे मैं लौट आता हूँ, रिलेशनशिप को भी और रोकता हूँ थोड़ा। हाँ, एंगर एक इमोशन है ना, और हम को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। को एग्जिस्टेंस मीन्स नेचुरली भी और ह्यूमंस के साथ भी। इमोशन को हम सप्रेस क्यों कर रहे हैं या उसको हम फील क्यों नहीं कर रहे हैं, इट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, अगर हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हर जानवर को गुस्सा आता है, एवरी एनिमल फील्स एंगर एंड एवरी ह्यूमन फील्स एंगर, राइट। तो why are we suppressing an emotion altogether, or why are we trying to let go of an emotion altogether? हम एकदम सिंपल बात कहेंगे, मैं बिल्कुल आपसे आपका गुस्सा छीनना नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसा कहीं से भी आशय जा रहा है तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि मुझे उसको छीनने में कोई रुचि नहीं, ठीक है। अगर आप उसमें आराम में हैं, उसको संभाल के रखना चाहते हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। पर अगर एग्जिस्टेंस के थ्रू हम में ये इमोशन है तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। वही तो, उसको देखा जाए, ढूंढा जाए, और अगर उसमें रहते हुए आप आराम में हैं तो आगे बढ़ा जाए। हमसे पूछेंगे तो हमारे हिसाब से वो एक अस्वीकृति है कि हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, और वो बदलने का उपाय नहीं पता होता है तो हम काली दीवार के सामने जाके धक्का मारते हैं, वहाँ से ये निगेटिव इमोशन शुरू होता है। आप सवाल हमसे पूछें, हमको जब तक उसका उत्तर पता है तब तक गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। जिस समय उत्तर पता नहीं होगा ना, उसके बाद बहुत संभावना है कि गुस्सा आना शुरू हो जाए। ऐसे ही जब आप सवाल पूछते हैं, जब तक हमको ये दिखता रहता है कि मानव मूलतः सही समझना चाहता है, सही समझने के लिए सवाल पूछ रहा है, तब तक गुस्सा नहीं आता। जिस समय ये लगने लगे कि ये तो हमको तंग करने के लिए सवाल पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए सवाल पूछ रहा है, बहुत संभावना है कि गुस्सा आना शुरू हो जाए, कि नहीं।
ये बात समझ में आती है? तो देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। भैया तो ये मतलब गुस्सा एक गलत संस्कार है या इमोशन है? हम तो आपसे पूछना चाहेंगे कि गुस्से के स्थिति में रहते हुए आप आराम में होते हैं कि परेशान होते हैं? पर मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं होती आराम में, वो तो पक्का है ही। एक मिनट, नहीं होते ना, तो आप ही इस बात को कह रहे हैं कि मैं इस स्टेट में नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे अपने ही फंडामेंटल डिजायर के एगेंस्ट है गुस्से में रहना। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। वही क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा तो मेरे दिमाग में है कि ये इमोशन नहीं, ये शायद नेगेटिव वो है, संस्कार है हमारे अंदर। वो हमने इमोशन का नाम दे दिया क्योंकि कनेक्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी ने बोला जी। हो ये रहा है कि हमको जब उपाय नहीं पता होता है ठीक जीने का, वो इनकेपेबिलिटी महसूस होती है, तो वो एक निगेटिव साइड में जाके वो एनर्जी फ्लो करती है गुस्से के रूप में। तो मतलब इमोशन है या नेगेटिव संस्कार है? वही, अगर उस तरह से देखिएगा तो भाव नहीं है, अभाव है। लेकिन हम इस चर्चा को नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, हम बार बार कोशिश ये कर रहे हैं, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं ना जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, सिर्फ इसलिए जवाब दिया जाता है कि आपके अंदर वो देर तक घूमता ना रहे, आप सुन सकें। अगर उसी को पकड़ के उस पर आगे आगे क्वेश्चन शुरू कर देंगे तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, आएंगे ही उस टॉपिक पर, हम मना नहीं कर रहे उसको, लेकिन जब जो टॉपिक है तब उसको डील करने का काम करेंगे तो ज़्यादा सहजता से होगा। हम दूसरे टॉपिक के साथ डायगोनली मूव करेंगे तो दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो अभी हम आते इस जगह पर कि सुख को हमने, हार्मनी को हमने, हैप्पीनेस को हमने पहचाना कि टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस। संगीत में, व्यवस्था में होने का नाम सुख है। और जीने के फैलाव को हमने देखा था व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति, इन चारों लेवल पर। तो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस के लिए प्रोग्राम बनता है इन चारों लेवल पर, इन चारों स्तर पर हार्मनी को समझना और हार्मनी में जीना। इतने को अगर बारीकी से देखेंगे ना, तो अब आप धीरे धीरे इस बात को देख सकते हैं कि मानव के रूप में अलग अलग होते हुए भी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग संस्कार, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग वातावरण, ये सब में होने के बावजूद भी हमारा लक्ष्य एक है। कहाँ गया लक्ष्य? एक ही है, यहाँ ये रहा। तो ये दिखना जरूरी है कि लक्ष्य के रूप में, गोल के रूप में हमारा गोल एक ही है, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग गोल्स हैं। फंडामेंटली हम सबका एक ही गोल है, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस के लिए जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो भी एक ही है, इन चारों लेवल्स पर हार्मनी को समझना और इन चारों लेवल्स पर हार्मनी में जीना। तो ऐसा नहीं है कि हमारा गोल सेम है, हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी सेम है। हम उसको जब उस विस्तार में नहीं देख पाते हैं, उस कंप्लीटनेस के साथ, टोटलिटी में, संपूर्णता में नहीं देख पाते हैं, किसी टुकड़े टुकड़े में जाके देखते हैं, तो हमको लगता है हमारे तो अलग अलग लक्ष्य हैं, हमारा तो अलग अलग गोल है, हमारा तो अलग अलग प्रोग्राम है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है देखेंगे तो गोल पहचाना कि सुख और समृद्धि की निरंतरता हमारा गोल है। प्रोग्राम पहचाना हमने कि उसके लिए मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, इन चारों लेवल पर हार्मनी को समझना और हार्मनी में जीना, ये हमारे सुखी होने का प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, कार्यक्रम है। सुख को भी हमने समझा कि सुख हम सबका, जो डेफिनीशन है सुख का, वो हम सबका अलग अलग है कि एक है। वो भी हम देख पाए कि टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी, संगीत में, व्यवस्था में जीने का नाम सुख है, और अंतर विरोध में, अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होने का नाम दुख है। ये डेफिनेशन भी हमारा एक है, राइट। इसके बाद हमने मानव को समझने का काम शुरू किया कि ह्यूमन बीइंग के रूप में हम अलग अलग हैं कि एक ही हैं।
उस पर अभी बात कर देता हूँ इनका प्रश्न सुन के। ये जो आपने अभी जस्ट बताया कि हार्मनी में जीना हम सबका कॉमन गोल है, वो समझने में समझता है कि ठीक है सबको वहीं पे पहुंचना है और वही अपना एक सोल्यूशन है। बट ये पता होने से अपने अंदर क्या चेंज आना चाहिए ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी ऐसा चेंज आ रहा है कि मुझे एक गोल समझ रहा है, सामने वाले को नहीं समझ रहा है, तो मैं उससे बात ही क्यों करूँ, क्योंकि वो तो वो लेवल पे है ही नहीं। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, आज के कंटेंट को कवर करके फिर ये सवाल पूछिएगा। कल से हम पर्याप्त अवसर देंगे ये सब पूछने का। मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने को नहीं है, थोड़ी बातें रिलेशनशिप के संदर्भ में हैं जो मैं प्लेस कर दूं, क्योंकि हर बार सवाल वहीं जाता है कि ये सामने वाले का क्या करें। ठीक है, प्रश्नों को आप देखेंगे ना, लौट लौट के प्रश्न यहाँ जाता है कि सामने वाले का क्या करें। हम इतना ही निवेदन कर रहे हैं, थोड़ा रुक करके पहले ये देख लें कि अपना क्या करें। सामने वाले का क्या करेंगे वो तो देख ही लेंगे अभी, अपना क्या करें वो तो देखा जाए। तो अपने संदर्भ में ये देखा जाए कि मानव को मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में, सेल्फ और बॉडी इन दोनों के कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखता हूँ या सिर्फ बॉडी मान के बैठा हूँ। ठीक है, अपने लिए ये देखा जाए कि ये जो दोनों प्रकार की नीड है हमारी, बॉडी की नीड फिजिकल फैसिलिटी और सेल्फ की नीड हैप्पीनेस, जो कंटिन्यूअस है और बॉडी की नीड टेम्पररी है। ये जो बॉडी की नीड है ये क्वांटिटेटिव है, इनकी मात्रा की बात हो सकती है, इनको मेजर किया जा सकता है किसी निश्चित यूनिट में, जबकि सेल्फ की नीड को मेजर नहीं किया जा सकता। और इन दोनों के पूरा करने का तरीका भी अलग अलग है। कहीं हम इन दोनों को मिक्स तो नहीं कर रहे, सेल्फ की नीड को बॉडी से पूरा करने का, बॉडी की नीड को सेल्फ से पूरा करने का, ये मिक्सिंग अप तो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर रहे। ये देखने का काम किया जाए कि अगर सुविधा से, भौतिक रासायनिक वस्तु से सुख की निरंतरता ढूंढने जाएंगे, पूरी नहीं होगी, 10 समस्याएं और पैदा करेगी। ठीक है, 10 समस्याएं साथ में और पैदा करेगी। ऐसे ही सिर्फ सही समझ और सही भाव हो जाने से पेट नहीं भरेगा, दोनों ही नीड को पूरा करने की ज़रूरत है, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग तरीकों से ही उसको पूरा करना होगा। एक को दूसरे से मिक्स करते ही जो हो सकता था वो भी नहीं होता है। तो सुविधा से जो शरीर की आवश्यकता पूरी हो भी सकती थी, अगर सुख ढूंढने जाएंगे तो नहीं होता है, नहीं होता। अगर सम्मान के लिए हमने सुविधा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, 10 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिस पर कल हमने बात की थी कि शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, शरीर को ध्यान में रख करके अगर सुविधा की आवश्यकता को पहचानने जाएंगे, हर जगह सुविधा की आवश्यकता पहचानी जा सकती है। और मैं बार बार ध्यान दिलाऊंगा कि यहाँ सुविधा की आवश्यकता को कम करने की बात नहीं हो रही है, काट देने की बात नहीं हो रही है, मन मार लेने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर ये सब सुन रहे हैं तो मुझे थोड़ा बोलने को और ठीक करने की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये नीड को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, अपने शरीर को ध्यान में रख करके ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मेरी नीड क्या क्या हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को, इस समझदारी को विकसित करने की ज़रूरत है, नीड का आइडेंटिफिकेशन करने की ज़रूरत है, न कि नीड को फोर्सफुल्ली काटने की ज़रूरत है। माइक वहाँ दे दीजिएगा, कुछ पूछ रहे ना आप, दे दीजिएगा। पर एक बात मैं और उसके साथ ध्यान दिला दूँ, ये रहा एक बात और मैं उसके साथ ध्यान दिला दूँ कि नीड को कट करने का मुद्दा नहीं है, आइडेंटिफाई करने की बात है। मन मार के जीने की बात नहीं है। वास्तव में मेरे शरीर को क्या चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, ये पहचानने की बात है, ये पहचानने की बात है। ये अंतर समझने की ज़रूरत है कि सुविधा से सुख की, सम्मान की, पहचान की आवश्यकता नहीं पूरी हो सकती। वैसे ही सही और सही भाव से पेट नहीं भर सकता, भोजन की, कपड़े की, घर की ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकती। ये दोनों अलग अलग प्रकार की ही ज़रूरतें हैं।
दोनों को पूरा करने का तरीका अलग अलग ही है, इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से ही इंश्योर करने की ज़रूरत है। जी आपने जो शरीर के लिए जो ज़रूरत है उसको पहचानने के लिए बोला, तो उसमें अभी हम क्षणिक सुख ढूंढ रहे हैं। हमारी मान्यता के हिसाब से कहीं भी हम सुख ढूंढते तो वो क्षणिक ही है, हमारे पास कोई निरंतर सुख मेरे पास तो नहीं है। और तो क्वेश्चन वहाँ जाता है कि हम जब नेचुरल एक्सेप्टेंस पे जाएंगे और जब पहचानेंगे कि हमारी ज़रूरत है क्या शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो जो सेंसेस से हमें सुख मिल रहा है अभी, उसमें तो वेरी क्लियर है कि अगर एक स्पाइक अप आया तो नीचे गिरेगा। तो क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस से नेचुरली हमारा जो क्षणिक सुख है वो सुख नहीं रहेगा? हाउ विल दैट वर्क? क्योंकि सेंसेस तो हमारी एग्जिस्ट करेंगी और स्वाद में भी डिफरेंस आएगा ही। एकदम सही बात है, इस पर भी थोड़ी बात मैं कर देता हूँ। बहुत अच्छे से देखेंगे ना, तो अभी हमने सुख ढूंढने के प्रयास में, इसको मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड कर देता हूँ 5 मिनट, फिर जो प्रश्न होगा उसको पूछिएगा। अभी हमने सुख ढूंढने के प्रयास में बहुत बार अपने सेंसेस को बिगाड़ दिया है। ठीक है, सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशंस आती है ना, सुख ढूंढने के प्रयास में हमने उसको बहुत सारा बिगाड़ दिया है। अगर बहुत नेचुरली उसको देखने जाते हैं और ऑब्जर्व करने जाते हैं तो ये दिखता है कि जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, अच्छा है, ठीक है, वो वास्तव में टेस्टी भी है। जैसे आम को देखिए, ठीक है, उसके गंध से आपको पता चलता है कि नहीं कि ये पक गया है कि सड़ गया है कि कच्चा है? पके की गंध अच्छी लगती है कि सड़े हुए की? ये पहचान पाते? एक पका हुआ आम मुंह में डालिए तब उसका स्वाद आपको अच्छा लगता है, या सड़ गया है तब मुंह में डालिए तो स्वाद अच्छा लगता है? ये बात दिखती है कि जो वास्तव में मेरे शरीर के लिए अनुकूल है, स्वास्थ्यप्रद है, उसका एक अपना स्वाद है ही, और वो हमको सही अर्थों में स्वादिष्ट लगता भी है। आदमी गलती ये करता है कि उस स्वाद को, जो नेचुरली सही चीज़ों में, अच्छी खाने की चीज़ों में नेचुरली एक स्वाद है ही, उस स्वाद को पकड़ के बढ़ाने की कोशिश करता है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, अलग अलग तरीकों से। तो बहुत सारे मिर्च मसाले और उन सारे कॉम्बिनेशंस को डाल करके ना, फिर तो 15 दिन पुराना खाना भी खिलाया जा सकता है। आजकल बहुत बार पार्टियों में वही होता रहता है, पूरे फ्रिज के फ्रिज भरे रहते हैं और 15 दिन 1 महीना तक उसको खिलाते रहते हैं। तो आदमी बहुत सारे क्रिएटिविटी का प्रयोग करके इन सेंसेस से सुख पाने में कंफ्यूज हो जाता है। खुद तो होता ही है, जानवरों को भी बहुत बार कंफ्यूज कर देता है। तो सुख पाने का जो सेंसेस को मॉडिफाई करके या स्वाद में बहुत सारे वेरिएशन और विविधता को ला करके जो सुख ढूंढने का कोशिश करता है ना, स्टिमुलेट करके जो सुख पाने की कोशिश करता है, उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ता है। नहीं तो नेचुरली आप बासी खाना खा के देखो जो 1 दिन पुराना हो, और ताज़ा बना हुआ खाना खा के देखो, किसका स्वाद ठीक लगता है? उत्तर साफ है ना। तो हम सेंसेस के एगेंस्ट में नहीं हैं। सेंसेस से जो नेचुरली हमको एक अच्छा लगने वाला भाग होता ही है शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में, उसको पहचानने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य और अच्छा लगने में जब कभी भी कंट्राडिक्शन हो तो स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। कि हम खाना शुरू किए, उस शरीर के लिए आवश्यक भी है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे पेट भरने का काम हो गया, अब हम स्वाद के कारण ओवर ईटिंग करेंगे या वहाँ रुकेंगे, ये मुद्दा है। ये मुद्दा है कि स्वाद के कारण अब हम ओवर ईटिंग करने में चले जाएंगे या वहाँ रुकेंगे। ऐसे ही स्वाद से सुखी होने में अगर हम फंसेंगे
तो हमको डायबिटीज हो गया है तब भी मिठाई ढूंढेंगे, ठीक, तब भी हम मिठाई ढूंढेंगे, क्योंकि किसी एक खास स्वाद में हम उलझ गए हैं। एक खास प्रकार का स्वाद ढूंढने के लिए हम उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो हमको बाकी सारी चीज़ों में स्वाद नहीं दिखाई देता, वहीं वहीं जाके बार बार ढूंढते हैं, उसी गड्ढे में बार बार सुख निकालने की कोशिश करते हैं, और उसका जितना यूज़ करना था वो कर लिए लाइफ टाइम में, तो वहाँ लेबल लग गया है कि इसको करिएगा तो नुकसान है। ये पकड़ना जरूरी है। बताइए। तो अब मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जो मैंने समझा वो सही है कि नहीं। एसेंशियली स्वाद का जो हमारा सेंस है, या फिर कोई 5 सेंसेस में भी हमारा प्रेफरेंसेस है, वो रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। एक क्राइटेरिया ऐड हो रहा है, इज इट नेचुरली एक्सेप्टेबल, और हमारी बॉडी के लिए वो हानिकारक है या नहीं। और अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, फिर मेरा जो रेंज ऑफ प्रेफरेंसेस है वो वहाँ से शुरू होगा। परफेक्टली फाइन। बढ़िया, ठीक है जी। टॉपिक फिक्स रखेंगे इसी पे। आपने मैंगो का एग्जाम्पल दिया, अब मैंगो तो उससे टेस्टी तो चीज़ ही मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब जो हेल्दी चीज़ें जो हमको पता है, जिनकी वजह से हम बाहर खाते हैं, करेले का जूस, करेले की सब्ज़ी, कद्दू, आप स्टीम वाली वेजिटेबल्स खिला दो, सिर्फ स्टीम वाली, और सामने बाजू में आलू प्याज की सब्ज़ी या आलू का पराठा रख दो, तो अब टेस्ट तो उसी का अच्छा लगता है। और असलियत अगर मतलब आप मैंगो को कंपेयर कर एग्जांपल दोगे तो मज़ा ही नहीं आएगी, मतलब फिर तो सब कुछ गोंड है। मैंगो तो अगर आप एक मैंगो मुझे दिन भर बोलो कि सिर्फ मैंगो खाना है तो मैं जी लूँगी उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बोलो कद्दू पे जीना है, करेले का जूस या काढ़े पीने, जो एक्चुअली आपको हेल्दी बना रहे हैं, तब तो कोई स्वाद ही नहीं है। फिर वही वो एग्जाम्पल पे अगर हम बात करेंगे तो फिर तो स्वाद और वो डिफरेंस हो ही जाएगा। आता हूँ ना। इनफैक्ट क्या हो गया है अभी जिंदगी में, हमको ऐसा लगने लगा है कि स्वाद, 2 बातों कहूँगा, फिर से मैं थोड़ा उत्तर दूंगा, उसको सुन लिया जाए, फिर प्रश्न पूछना। हमको अभी बार बार ऐसा लगता है कि स्वाद भोजन में, ठीक, या मुख्य रूप से भोजन में ही है। अभी मैं नर्मदा यात्रा में था, ठीक, पूरे दिन भर में 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलने का काम करते, ठीक। पूरे दिन चलने के बाद दोपहर में कुछ खाना खाते या शाम को भोजन करते, यूजुअली 2 समय भोजन मिलता है। इतनी मोटी रोटी जो यहाँ खा रहे होगे वो 5 रोटी की 1 रोटी समझो, ठीक। आग में पकाई हुई कच्ची पक्की वैसे आदमी के द्वारा पकाई गई जो पहली बार खाना बना रहा हो, दूसरी बार खाना बना रहा हो, कैसा बनाएगा, ठीक। वो रोटी और दाल ऐसी जिसमें आपको दाल का दाना ढूंढना मुश्किल हो जाए, ठीक है। उसको खाने में जो स्वाद था ना, वो पिछले 3 दिन हमको यहाँ के भोजन में नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और अपने साथ के सभी लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सिर्फ अपना ही नहीं। बहुत सारे लोग थे ग्रुप में, रहते ही हैं आगे पीछे, जाने पहचाने या बिना जाने पहचाने। हमसे अभी एक बड़ी चूक ये होती है कि जो भूख लगना चाहिए ना, वो भूख भी उतना नहीं लगने देते हैं, उसके पहले पानी डाल के उसको बुझा देते हैं। तो जो स्वाद आना भी चाहिए भोजन का, वो आने का अवसर ही नहीं देते हैं। हम तो सूखी रोटी का, वेट अ मिनट, हमने इसलिए पहले रिक्वेस्ट किया कि पहले बात को पूरा कर दें, बीच में फिर प्रश्न उठाएंगे तो चीज़ें बिखर जाएंगी। तो ये दिखना हम लोगों को बहुत अच्छे से शुरू हुआ कि भूख का संबंध भी बहुत ज़्यादा है स्वाद से, ठीक है। हम लोग बिजनौर में एक हेल्थ कैंप चलाते हैं जहाँ फास्टिंग पर लोगों को रखने का काम करते। तो अब तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिए हैं, बट शुरू में जब वो रखते थे फास्टिंग पर, सिर्फ पानी देते थे पहले दिन से और कुछ नहीं देते थे। हम लोगों ने ऐसे लोग भी देखे जो रात के 2 बजे उठ करके किचन से सूखी सुबह की रखी हुई रोटी उठा करके बाथरूम में घुस के खा रहे हैं ताकि कमरे में कोई देख न ले। तो अभी जो हमको इतना स्वाद के लिए बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है ना, बहुत सारे तरह के ट्रायल करके,
उसका एक कारण ये भी है कि जितना भूख शरीर को लगने देना चाहिए हम उसके पहले उसमें कुछ ना कुछ डाल लेते हैं। ठीक है? वो भूख अगर नहीं लगेगी तो स्वाद मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से भी वो कह सकता हूँ और जो सब साथ में थे उनके एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ। आप खुद भी एक दिन फास्टिंग करके देखिए, अगले दिन सुबह सामान्य रोटी सब्जी खा के देखिए कैसा लगता है आपको। तो एक बात तो मैं ये कहूँगा, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो भूख लगना है ना, इसका संबंध है शरीर से श्रम करने से, मेहनत करने से। हम शरीर से जब तक श्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, ठीक। आजकल हमारी ज़्यादातर जॉब हो गई है एसी कमरे में बैठे रहने की और उसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप लगा के काम करने की। शरीर से अगर श्रम करने का काम नहीं करेंगे तो शरीर का डाइजेशन सिस्टम ही प्रॉपर नहीं होता, पाचन तंत्र ही ठीक नहीं होता, ठीक है। तो भूख लगने का काम नहीं होता, ठीक है। शरीर से अगर श्रम करने का काम कर रहे हैं, भूख भी बढ़ेगी, भूख के साथ स्वाद भी बढ़ेगा, ठीक है। मनाही नहीं कर रहा हूँ मैं उसकी। ये जो लास्टली आपने कहा ना, आलू पराठा रखा हो बगल में, ठीक है, और ये रखा हो तो क्या करें। हमने तो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने घर के देखे, अपने भाई लोगों के, ठीक है, बगल के लोगों के, दीदियों के, जिन्होंने बचपन से कभी चॉकलेट नहीं खाए, उनके ज़माने में होते नहीं थे ये कैडबरीज और बाकी जो आते ना, ठीक है, ज़िंदगी को मीठा करने के लिए और दिवाली को सफल करने के लिए, ठीक है। ऐड देते ना, कुछ मीठा हो जाए, लगता है दिवाली कैडबरीज से ही सफल होगी। तो जब भी उनको खाने के लिए दिए ना, ठीक है, उन्होंने हर बार कहा टेस्ट बेकार है, हमको मत दो, ठीक है, और हटा दिया उसको। तो ये जो बचपन से खा खा करके वही टेस्ट हमारा डेवलप हो जाता है ना, हमको लगता है यही टेस्ट है, यही टेस्ट है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम अपने सेंसेस पे बचपन से ही एक लेयर चढ़ाते जा रहे हैं, लेयर चढ़ाते जा रहे हैं। और आजकल तो मार्केट में जो चीज़ें मिलने लगी हैं, हम उसमें एडिक्शन की चीज़ें डालने लगे, ठीक है, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को स्टिमुलेट करे और एडिक्ट करे, ठीक है। ये तो एक लूप और जाल में फंस जाने की बात है, आंख पे एक पट्टी बांध लेने की बात है। उसके बाद हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, धृतराष्ट्र की तरह देखने का कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। कैसे मिलेगा जी? भैया पर मैं बाहर के खाने की बात कर ही नहीं रही, मैं तो सब्जियों की ही बात कर रही हूँ। मतलब सिर्फ घर का खाना और सब्ज़ी, मैं पिज़्ज़ा बर्गर तो ला ही नहीं रही फ्रेम में। आपने मैंगो बोला, जो नेचुरल फूड है हम सिर्फ उसी पे अगर टिकते हैं तो जैसे हेल्थ को अच्छा करने के लिए, जैसे स्माइल भैया है, मैंने 6 दिन का वो पानी पे रही, मैं व्रत किया, मैंने 3 दिन पानी 3 दिन जूस, तो उसके बाद मेरे को खाने का टेस्ट का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर ये था कि बेसिक खाना खाना है, ठीक है। उसके बाद तो अगर मैं बाहर खाती तो मैं शायद बीमार हो जाती, बल्कि तो मैं बाहर के खाने की नहीं। पर मेरे को जब अपने को अगर डिटॉक्सिफाई करना है तो हमें काढ़े देते हैं या फिर करेले का जूस देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं। तो ये तो नेचुरल अच्छी चीज़ें तो ये है, बॉडी के लिए तो यही अच्छा है। तो नेचुरली एक्सेप्टेबल तो करेले का जूस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑरेंज जूस। तो मैं तो उस बात में कंपेयर कर रही हूँ। और जो आप बोल रहे हो कि श्रम करना है, तो अब मैं इतना पढ़ाई कर ली पहले तो मैंने, उसके चलो आपने तो चेंज कर लिया, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर अभी मेरे में तो इतनी, अभी तो प्रेजेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। तो पर अभी के सिचुएशन में एसी के ऑफिस में ही बैठी हूँ, तो वहाँ पर मैं फिर कैसे मैनेज करूँ। और पिज़्ज़ा बर्गर चलो नहीं खाऊंगी, बाहर का नहीं खाया, पर लौकी का जूस, करेले का जूस में, मतलब वो ऑरेंज जूस और करेले के जूस समझ में क्या गया। 2 सलाह मैं दूंगा। एक सलाह तो ये दूंगा कि अब जैसा भी हम आज के दिन फंस गए हैं, उलझ गए हैं, उसमें धीरे धीरे देखना चाहिए कि श्रम करने का कोई विकल्प हो सकता है क्या। किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज को, श्रम को अपनी ज़िंदगी में हम ला सकते कि नहीं। ऑफिस के पहले, ऑफिस के बाद, उठने के पहले, उठने के बाद, सोने के पहले, किसी जगह पर उसका प्रवेश हो सकता कि नहीं, ये समाधान ढूंढने की बात है। मैं शिकायत की तरफ पहले फिक्स कर दिया कि मुझे जाने में कोई रुचि नहीं है। मुद्दा तो ये है कि जो भी परिस्थिति हमारी बन गई है उसमें से रास्ता कुछ निकल सकता है कि नहीं,
तो एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरा ये कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि ये करेले का जूस और नीम जो हम खिलाते हैं ये कोई भोजन की तरह खिलाते हैं, ठीक है। वो तो शरीर में कचरा इकट्ठा कर लिए हैं और उसको जब डिटॉक्सिफाई करने आ रहे हैं, नाले में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया हो, फिर उसकी सफाई की बात कर रहे हैं, तो फिर फिनाइल और बाकी चीज़ें तो डालनी ही पड़ती हैं उसकी सफाई के लिए। वो कोई बहुत नॉर्मल फूड है, भोजन है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ करेला खा करके और नीम खा के रहना शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यप्रद ही है, ऐसा नहीं कह रहे। ऑरेंज जूस भी शरीर के लिए स्वादिष्ट है, आलू पराठा भी शरीर के लिए स्वादिष्ट है। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब हम आलू पराठे में जो तेल डालते हैं वो तेल नहीं हो करके एसेंस होता है, ठीक है, तेल का एसेंस होता है, तेल नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। नेचुरल नॉर्मल आलू पराठे को पका के खाएं तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे कि सिर्फ जूस निकाल के पिया जाए लौकी का, कद्दू का और करेले का और नीम का, वो भोजन भी नहीं है। वो तो तात्कालिक परिस्थिति में, टेम्पररी फेज में, जब हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए हैं, बिगड़ गए हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने की मैकेनिज़्म है। इनफैक्ट इसके कारण बहुत समस्या होती है। हमारे बिजनौर वाले हेल्थ सेंटर में एक तरफ लोग ऐसे होते हैं जो ये इलाज करवा रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम जैसे लोग होते हैं जो वहाँ बाकी व्यवस्था के काम कर रहे होते हैं और सामान्य खाना खा रहे होते हैं। तो हम भी ये नहीं मानते हैं कि भोजन वो जो है लौकी और पेठा पिलाना है और दिन में 3 बार 100 ml देना है। हम भी भोजन तो यही मानते हैं कि नॉर्मल भोजन है, लेकिन जब आप डिटॉक्सिफाई कराने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तब जो दिया जाता है वो नॉर्मल फूड नहीं है, ठीक है। वो तो टेम्पररी जो ब्लॉकेज हो पैदा हो गया है उसको साफ करने की टेक्निक है। सामान्य जिंदगी में देखने जाइए, कुछ भी आप देखिए, रोटी चावल दाल सब्जी, ठीक है, फल जूस, 90% से ज़्यादा आपको बहुत सहजता से वो दिखेगी कि जो शरीर के लिए अनुकूल है वही स्वादिष्ट भी है, वही स्वादिष्ट भी है। हम बहुत बार उस स्वाद को डेवलप करने का काम नहीं किए हैं, उस पर ध्यान देने का काम नहीं किए हैं, वो अंदर कहीं दब गया है और चीज़ों के प्रभाव में। और ये जब टेस्ट बर्ड्स को स्टिमुलेट करने वाली बाहर की चीज़ें डालने लगते हैं तब तो हम एक लूप में उलझ जाते हैं, लूप में उलझ जाते हैं, ये तो ट्रैप्ड हो जाते हैं हम उसमें। पीछे कुछ कह रहे थे, सॉरी बताइए। नहीं, एक बात मैं कहना चाह रहा था इसमें जी, ये संबोधन जो कहा उसके ऊपर कि मैं 59 का हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं ये शरद और इसके जो गुरु हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं आयुर्वेद में, तो उनके गाइडेंस में डाइट प्लान से चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर राजा की तरह जीते हो, अगर श्रम नहीं करते हो तो 1 बार भोजन पर्याप्त 24 घंटे में, प्रजा की तरह जीते हो तो 2 बार थोड़ा श्रम करते हो, और श्रमिक की तरह जीते हो तो 3 बार भोजन। तो मैं प्रजा में आ गया कि 5-10 किलोमीटर रोज पैदल चलता हूँ, तो मैं 2 बार मुँह झूठा करता हूँ, नाश्ता छोड़ दिया मैंने। तो मैंने देखा पहली बार रोटी भी इतनी मीठी लगती है। तब 59 में 1.5 साल पहले 57-58 की उम्र में जाके मुझे पता पड़ा कि स्वाद तो भोजन में नहीं है, भूख में। रोटी इतनी मीठी लगती है, इतना पहली बार तृप्ति क्या होता है भोजन में, खाने में कैसे मन भरता, वो पहली बार मुझे अभी समझ में आया। तो इसलिए आपने सही कहा, वो बात तो मैंने कहा एक बार प्रमाण के रूप में अपने आप को तो मैं रख ही सकता हूँ कि ये स्वाद जो बढ़िया। हम लौट आते। हाँ, मेरी सिस्टर है, अगर इसके पसंद का खाना नहीं बनता ना, पूरे दिन भी भूखी रह जाती है, और रात को मैं अगर इसको ज़बरदस्ती खिलाऊंगी और इसके पसंद का ये आधी रोटी खा के पूरा दिन निकाल, और ऐसा ही कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन कर लेती है। इसके लिए टेस्ट खाने में है ही नहीं, इसके लिए टेस्ट या तो इसके लिए टेस्ट इसमें भूख में नहीं है, खाने में ही है। तो अब या तो ये एक्सेप्शन है या कभी 10 दिन के लिए हमारे कैंप में आके रहना चाहिए बिजनौर में, फिर पता चल जाएगा कि भूख कहाँ है और स्वाद कहाँ है। ये तो कुछ चीज़ों को करके देख लेना चाहिए, पता चल जाएगा। माइक इधर दे दीजिए, कहाँ है? आज भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, नहीं 2-3 दिन में नहीं पता चलेगा, उसको 10 दिन चाहिए।
भैया आपने एक बात कही थी अभी, यदि आप कोई भी इमोशन मतलब गुस्सा हो या फिर कोई भी इमोशन फील करते हैं जिससे आप आराम फील नहीं करते, अगर जैसे कि मैं गुस्सा करता हूँ, किसी के प्रतिक्रिया करता हूँ किसी के प्रति, अगर मैं अपने अंदर महसूस नहीं करता आराम तो वो सही नहीं है। कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सदैव आराम में रहते हुए मैं ग्रो कैसे कर पाऊँगा। जैसे कि खाने को यही लेके या फिर इमोशन के लिए लेके मैं 20 साल से एक दिनचर्या को फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरे लिए आराम हो गया है। यदि अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूँ और क्या बोलते हैं आज मैं पहले दिन ही लेग डे मारता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पैर कांपेंगे 4 दिन तक, ठीक है, ये मेरा आराम नहीं है, ये मेरा आराम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं छोड़ दूंगा तो भला मैं इस चीज़ को कैसे अडेप्ट कर पाऊंगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस आराम में रहते हुए ऐसा पॉसिबल है या फिर हमें आराम की अवस्था को कुछ समय के लिए ही सही विषय, ताकि हम अडेप्ट कर पाए किसी चीज़ को, नई चीज़ को जो हम 20 साल से करते हुए आ रहे हैं वो ना करते हुए कोई नई चीज़ को जो भी हम अडेप्ट करना चाहते हो जो हमारे लिए सही है, तो हम कुछ समय के लिए अपने आराम की अवस्था को छोड़ कर उसे अडेप्ट करने की उस पर करें। कल इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ये जो डिसीजन कैपेसिटी है ना, इस पर कल बात करेंगे। अभी तो जो सुविधा और समृद्धि के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा फिक्स करके रखते हैं, आएंगे इस पर, करेंगे इसको रिस्पॉन्ड। ये जो शरीर से सुख की बात है जिसमें खाना भी आ गया और काफ़ी सारी चीज़ें भौतिकवाद भी आ गया, इसमें एक सवाल है मेरा कि अगर भौतिकवाद से किसी को सुख चाहिए, जैसे कि अगर आप उसको आज साइकिल दे रहे हो तो कल उसको बाइक चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, अगर कहाँ पहुँचने के लिए, मतलब ऐसा कोई है, अगर मान लीजिए कि परिवार में ही कोई व्यक्ति है अगर, तो जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो क्या उससे उल्टा हो सकता है कि अगर उसको मतलब है ना साइकिल से बाइक पे जल्दी लाने ही नहीं दिया जाए, ताकि मतलब वो जो जूते वाली आपने बात बताई थी ऐसा कि अगर उसको ऐसा है कि मेरे को 10,000 वाला जूता चाहिए तो उसको वो है ना 1 नंबर कम वाला ही जूता कुछ समय के लिए पहनने दिया जाए ताकि वो 1,000 वाले जूते में भी खुश हो पाए। ये जो कहानी है ना, इसके लिए एक कहानी सुना देता हूँ आपको। तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे डिज़ाइंस कैसे सोचते हैं। किसी ने कहा अपने गुरु को जा कर के कि घर छोटा पड़ रहा है, रहने वाले जो है 5 लोग हो गए हैं, ठीक है, कैसे आय बढ़ाएं कि सुख बढ़े, ठीक है, सवाल पूछा उसने। तो उसने एग्जैक्टली यही कहा उसको कि ये बताओ कि घर में लोग तो तुम 5 हो रहते हो उस कमरे में, जानवर है कुछ गाय बकरी? उसने कहा हाँ है। कहा गाय को भी अंदर बांध लो 1 सप्ताह के लिए। तो अब जो सोने भर जगह थी वो बैठने पे आ गई। सिंसियर आदमी होगा इसलिए फॉलो किया होगा, नहीं तो आजकल तो लोग 1 दिन भी फॉलो करने को तैयार नहीं होते। तो 1 सप्ताह बाद जाके गुरुजी को कहा कि गुरुजी बैठ के पूरी रात काटनी पड़ी, सो भी नहीं पाए। उन्होंने कहा और कोई जानवर है? कहा हाँ बकरी अभी बाहर रखी है। कहा उसको भी बांध लो। तो 1 सप्ताह बाद फिर जाके कहा कि गुरुजी अब खड़े होकर के पूरे सप्ताह हमको रात काटनी पड़ी, ठीक है, बैठने का भी उपाय नहीं बचा क्योंकि बकरियों ने और जगह घेर लिया। कहा अब तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब गाय और बकरी बाहर निकाल दो रूम से और फिर देखो कि जीने में आराम मिलता है कि नहीं। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी ज़रूरत क्या है उसको समझा जाए और अपने लिए पहले उसको सुनिश्चित किया जाए। हम बार बार जंप कर जाते हैं दूसरे का क्या करें, दूसरे का क्या करें, दूसरे का क्या करें। दूसरे का करेंगे, पहले अपना तो कर लें। हम सबको ज़्यादातर समय ये लगता है कि हम तो ठीक हैं, समस्या दूसरे में है, ठीक है। परिवार ठीक नहीं चल रहा है तो पति को लगता है पत्नी के कारण, पत्नी को लगता है पति के कारण, पिताजी को लगता है बच्चे के कारण समस्या है, बच्चे को लगता है पिताजी के कारण समस्या है, हमको लगता है पड़ोसी के कारण समस्या है, पड़ोसी को लगता है मेरे कारण समस्या है, बॉस को लगता है सबऑर्डिनेट के कारण ऑफिस ठीक नहीं चल रहा, सबऑर्डिनेट को लगता है बॉस के कारण ऑफिस ठीक नहीं चल रहा। हमको कहीं ना कहीं इस डिज़ाइन को समझने की ज़रूरत है कि ये बाहर हम समस्या को जब तक ढूंढते रहेंगे उपाय कुछ ज़्यादा नहीं निकलेगा, उपाय कुछ ज़्यादा नहीं निकलेगा। हमको किसी एक जगह पर पहले खुद ठीक होने की ज़रूरत है, फिर बाहर ठीक होने में सहयोग करने की ज़रूरत है।
तो अभी हम बात करते हैं, संबंध वाले मुद्दे पर आते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि कैसे उसको डील कर सकते हैं। पर ये समझना चाहिए कि सुविधा से अगर हम सम्मान को, पहचान को, सुख को ढूंढने का कोशिश करेंगे तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए हमारे हाथ खाली रहते हैं, हमारे हाथ खाली रहते हैं। नीचे एक सिंपल बात ये भी दिखाई गई है कि शरीर की एक्टिविटी को अगर देखेंगे, क्रियाओं को देखेंगे, तो ये क्रियाएं भी कंटिन्यूअस नहीं है। एक्टिविटीज़ बॉडी की कंटिन्यूअस नहीं है। चलना, खाना, उठना, बैठना, सोना, सोने को भी अगर आप कंटिन्यूअस करना चाहेंगे ना, एक समय के बाद उब जाएंगे, उठ जाएंगे, कमर दर्द करने लगता है, एक्सपीरियंस है। तो हाँ, एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से बहुत कुछ आदमी सीख लेता है धीरे धीरे। तो ये दिखता है कि शरीर की क्रियाओं में शरीर एक समय के बाद थक जाता है, हमको बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है। जबकि सेल्फ की क्रियाओं को देखेंगे तो चाहे डिज़ायर की हो, चाहे थॉट की हो, चाहे एक्सपेक्टेशन की हो, जिस पर कल हम बात कर रहे थे, ये क्रियाएं हमारे अंदर कभी कभी चलती हैं या कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। हमारे अंदर सोच विचार के रूप में कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है, कभी कभी चलता है, ये बात दिखती है। तो चूंकि सेल्फ की नीड जो है हैप्पीनेस की, वो कंटिन्यूअस है, तो सेल्फ की एक्टिविटी भी कंटिन्यूअस है। तो रेस्पेक्ट को, अफेक्शन को, ट्रस्ट को कंटिन्यूटी में इंश्योर किया जा सकता है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए। चूँकि एक्टिविटी हमारी कंटिन्यूअस है सेल्फ की, इसीलिए उससे कंटिन्यूअस नीड को पूरा किया जा सकता है। चूँकि हमारी बॉडी की एक्टिविटी भी टेम्पररी है, इसीलिए इससे टेम्पररी नीड को पूरा किया जा सकता है। तो ये दोनों को अगर अलग अलग पहचान करके चलेंगे ना, जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं सॉर्टेड हो जाती हैं। ये दोनों को हम जितना इंटरमिंगल कर देते हैं, जितना मिक्स कर देते हैं, जितना एक दूसरे में मिला देते हैं, उतना आवश्यकता को पहचानना भी कठिन हो जाता है और उसको पूरा करना भी कठिन हो जाता है। ये बात पकड़ में आती? ये पकड़ में आता? कठिन तो नहीं लग रहा? पक्का? देखना पड़ेगा। तो ये समझना जरूरी है कि सेल्फ और बॉडी, ये दोनों के कोएग्जिस्टेंस के रूप में मानव है। और अब यहाँ से लौट के फिर से उस प्रश्न को पूछ के देखिए कि मानव को जैसा अभी यहाँ हमने समझा सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में, उसकी नीड पहचानी, उसमें दोनों के नीड में डिफरेंसेस देखा, फुलफिलमेंट के तरीक़ों को देखा, एक्टिविटी को देखा, तो ये सब जितनी बात हमने यहाँ पढ़ी, ये सभी मनुष्य के लिए एक जैसा है कि अलग अलग है? ये सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस सिर्फ एक आदमी है या सभी आदमी ऐसा ही है? ये दो प्रकार की नीड सभी मनुष्य की है या सिर्फ मेरी है? या कि हिंदू की है, मुसलमान की नहीं है, भारतीय की है, अमेरिकन्स की नहीं है, जाति में आ जाएं ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की नहीं है, जेंडर में आ जाएं पुरुष की है, स्त्री की नहीं है, जनरेशन में आ जाएं बच्चे की है, बूढ़े की नहीं है। ऐसा कोई अंतर दिखाई देता है? इससे ये बात समझ में आती है कि जब हम चीज़ों को ठीक ठीक समझते हैं ना, तो ये जितने तरह के भेद हम खड़ा कर रखे हैं, जितने तरह के ये डिफरेंसेस हम बना रखे हैं, ये डिफरेंसेस समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। ये जितने तरह के भेद को, डिफरेंसेस को हमने बना रखा है आदमी आदमी के बीच में, वो सारे डिफरेंसेस समाप्त होने शुरू हो जाते हैं अगर हम देख पाते हैं कि हर मानव के लिए ये बात लागू होती है और सही समझने के आधार पर मानव मूलतः एक जैसा ही है।
ये पकड़ में आता? इसी के साथ हम लोगों ने सेल्फ की जो एक्टिविटी है डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन की, उसको थोड़ा फैला के देखा था। इनफैक्ट इससे देखेंगे ना, जो बार बार सवाल पूछ रहे कि दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं तो क्या करें, दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं तो क्या करें, इस चार्ट को समझेंगे तो समझ में आएगा कि शुरू कहाँ से करना होता है। अपने लिए भी ये बात देख सकते हैं कि हमारा जो बाहर का व्यवहार कार्य है, बिहेवियर है, कंडक्ट है, वर्क है, ये हमारे अंदर की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो हमारे इमेजिंग, एनालाइजिंग, सेलेक्टिंग, टेस्टिंग की, डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन की, वो एक ही अर्थों में लिखा हुआ है। उसकी स्थिति क्या है, उसका स्टेट क्या है, उससे तय होता है कि हम बाहर क्या करेंगे। तो अगर अगले को हम कोई सहयोग भी करना चाहते हैं ना, तो उसकी पहली ज़रूरत है बाहर बदलने का काम करेंगे या अंदर बदलने में सहयोग करने का काम करेंगे। ये उत्तर पता चला आपको? आप ही से पूछ रहा हूँ जी, आप ही को उत्तर दे रहा हूँ। पता चला कि दोहराऊं मैं? तो आप रिपीट कर दीजिए। नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा। मतलब कि हर बार ऐसा होता है कि मैंने तो एक ऐसा नहीं कि क्या मेरे एक विचार आया था वो पूछा था, लेकिन ये मैं समझ पाया कि पहले हमें क्या करना है वो जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक दूसरे का क्या करना है वो स्पष्ट नहीं होगा। बढ़िया, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ जो मैं कह रहा था। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारा जो बाहर, वो बात तो पहले मैं कह ही चुका हूँ जो आपने कही। अभी मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम बाहर बिहेवियर और वर्क की जगह पर, व्यवहार और कार्य की जगह पर हम जो कुछ भी करते हैं उसका निर्णय पहले हमारे अंदर होता है। तो अंदर अगर हमारी दृष्टि में बदलाव नहीं हुआ है, अंदर हमारे देखने सोचने के नज़रिए में बदलाव नहीं हुआ है, हम जिस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं अगर उसमें हमारा चेंजेस नहीं हुआ है तो बाहर चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये समझ में आता? चेंज करने का कोशिश भी करेंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर जो कुछ भी हम करते हैं उसका निर्णय हमारे अंदर होता है। इसलिए अगर हम अगले को भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं इस रूप में कि बाहर उसका जीना ठीक हो जाए, ठीक है, बाहर सुविधाओं का वो सदुपयोग शुरू कर दे, बाहर दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार ठीक कर दे, ये सब क्रियाकलापों को करने के लिए उसके अंदर बदलाव होने की ज़रूरत है। अंदर अगर उसके देखने के नज़रिए में बदलाव नहीं होगा, उसका समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होगा, तो हर बार उलझन में ही पड़ेगा, बाहर के हम कितने भी गाइडलाइंस दे दें। तो बदलाव करने का उपाय बाहर से किसी को बदलना नहीं है, बल्कि अंदर उसकी दृष्टि में सहयोग होने के अर्थ में जो हम कर सकते हैं वो करना है कि नहीं। हम बहुत बार जब अगले को सहयोग करने का भी सोचते हैं ना, हम शुरू करते हैं तुम बाहर बदलना ठीक कर दो, बाहर से बदलाव शुरू कर दो। हमको ये समझ में आने की ज़रूरत है कि बाहर जो कुछ भी आता है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अंदर जो पूरा पहाड़ खड़ा है उसका एक छोटा हिस्सा हमारे बाहर आता है। हम उस बाहर के हिस्से को अगर बदलना चाहते हैं तो अंदर जो पूरा पहाड़ खड़ा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये दिखना जरूरी है कि बाहर के व्यवहार कार्य का आधार हमारी इच्छा, विचार और आशा की क्रियाएं हैं। इस पे भी कल हमने विस्तार करके देखा था कि इन तीनों क्रियाओं में भी इच्छा मुख्य है। मेरी जो इच्छा बनती है, विचार उसको पूरा करने के अर्थ में चलता है। तो मेरी अगर सामान्य रूप से देखिए, मेरी इच्छा बनी है मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं, ठीक, मैं लॉ का ग्रेजुएट बनूं, तो हम देखना शुरू करते कि कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेने से ये काम हो सकता है। अपना मार्क्स देखते हैं, कॉलेजेस देखते हैं, वो सब के बेसिस पर थॉट में एनालाइजिंग की जगह पर हम एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है। वो सब के साथ, पीछे माइक दे दीजिएगा,
वो सब के साथ जो ऑप्शन हमको अपने लिए बेस्ट सूटेड लगता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हमारा बाहर जीना होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर डिज़ायर के लेवल पे ही गलती हो गई, इच्छा के स्तर पे ही अगर गलती हो गई तो विचार गलत ही चलेगा, आशा सिलेक्शन गलत ही होगा। इच्छा में ही अगर विरोध करना है सेट हो गया तो विचार इसी बात का करेंगे कि इफ़ेक्टिवली विरोध कैसे करें, और सिलेक्शन की जगह पर उसी में से कोई बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनेंगे विरोध को व्यक्त करने का, कि नहीं। तो हमारे अंदर एक विचार चलना शुरू होता है विरोध को कैसे व्यक्त करें। तो पहले चीज़ों ना बोलने से शुरू करते हैं, फिर नहीं सुनते हैं, ठीक है। एक समय के बाद लगता है ये भी पर्याप्त नहीं है तो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, जवाब देना शुरू करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में देखिए क्या हो रहा है, मुंह से अपने आप आवाज़ नहीं निकलती है, पहले अंदर किसी जगह पर उसका निर्णय होता है, तभी तो जाके आवाज़ निकलनी शुरू होती है। तो ये दिखना ज़रूरी है कि डिज़ायर ही अगर एप्रोप्रिएट सेट नहीं हुआ है तो बाहर तो जीने में गलती होती ही रहेगी। तो हमारे लिए एक मुख्य मुद्दा हो जाता है इस बात को पहचानने का कि डिज़ायर आ कहाँ से रहा है, और उसके 3 सोर्सेज हम लोगों ने पहचाने थे कि एक डिज़ायर आती है जो समाज में, परिवार में दूसरे लोग कर रहे हैं, जिसका एडवर्टीज़मेंट हो रहा है, जैसा हम लोगों को जीते हुए देखते हैं, जैसा हमको बचपन से सिखाया बताया गया है, वो सब हमारे अंदर कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता है। डिज़ायर का एक जगह, इच्छा का तय होने का एक जगह वो है, इच्छा के तय होने का दूसरा जगह ये सेंसेशन है, संवेदना है। उसमें जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो हमारे अंदर इकट्ठी हो जाती है डिज़ायर के रूप में, इच्छा के रूप में। इन दोनों में से किसी भी आधार को हम बनाएं, हमारा रिमोट कंट्रोल बाहर रहता है, हमारी डिपेंडेंसी बाहर के ऊपर बनी रहती है। ये जो तीसरा आधार है सहज स्वीकृति के आधार पर जांच परख करके देखने का, इस आधार पर जब हम तय करते हैं तो वो स्वतंत्रता है, अपने अधिकार पर लिया गया निर्णय है। एक आखिरी बात को करके मैं आपके प्रश्न पर आऊँगा कि इसका मैं ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि प्री कंडीशनिंग से जो आता है वो सब गलत है, नहीं कह रहा हूँ कि अगर उसका जांच परख करने का काम नहीं करेंगे तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि गलत है कि सही है, और बहुत संभावना है कि अगर समाज में गलत ज़्यादा है तो वही आके इकट्ठा होगा। ऐसे ही अगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि संवेदना से जो कुछ भी आ रहा है सब गलत ही है, संवेदनाओं को ठीक से पहचान करके शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में उसका बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ संवेदना से ही अगर तय करने जाएंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है तो बहुत बार संवेदनाएं हमको कंफ्यूज भी कर सकती हैं, अच्छा लगने की जगह तक तो पहुँचा सकती हैं, अच्छा होने की जगह पर पहुँचा दे ये ज़रूरी नहीं है। तो संवेदनाएं गलत ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। प्री कंडीशनिंग या मान्यताएं सब गलत ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन दोनों से जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस आते हैं, उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर वेरीफाई करके देखने की ज़रूरत है, उस फिल्टर से गुजारने की ज़रूरत है ताकि कचरा जो भी हो वो बाहर छूट जाए और सही जो हो वही हमारी इच्छा के रूप में स्थापित हो सके। जी नमस्ते भैया। भैया जी, ये एज ए पेरेंट बच्चों को कन्विंस करते वक्त उनकी डिज़ायर जो है अनरियलिस्टिक है या अपना रिलेटिव के बच्चों को, 2 इश्यू लेता हूँ मैं। एक तो बच्चा बोलता है कि या बच्ची बोलती है कि मेरे को 50 लाख कमाने वाला आदमी ही चाहिए, ये क्राइटेरिया है। अब हम एक क्राइटेरिया देखते हैं, लड़का भी तो देखेगा, लड़का भी ऐश्वर्या राय जैसे देखेगा, लेकिन हम हमारा आईने के सामने देखते नहीं हैं, तो वहाँ एक गलती हो जाती है। अब उसको रियलिस्टिकली कैसे समझाएं वो समझना नहीं चाहता है। दूसरा, आउट ऑफ शेप हो गया, खाना खाते वक्त लेस कुरकुरे सब लेके ही खाना खाता है। अब वो बोलता है कि मेरे को ऐश्वर्या राय चाहिए, अब वहाँ भी नहीं बैठता है।
ये दोनों इश्यू को उसका डिज़ायर में ही गलत है, ये हमें भी दिखता है। हम कंपैशनेट होते हुए उसको समझाने के लिए भी प्रयास करते हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं तो ऐसा ही लाऊंगा। फिर उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। सोनम ने मार दिया, अभी मेघालय में धक्का दे दिया, ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। इसको रूट काज तो इच्छा दिख रहा है जी। अब उसको सही सिलेक्शन करने के लिए उनको कैसा प्रेरित करें? एकदम ठीक प्रश्न है। ये दूसरे को कैसे हम प्रेरित करें, इसको हम कल रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे पोस्ट लंच। उसके पहले हम थोड़ा कम्युनिकेशन पर ही बात करना चाह रहे हैं। मैं फिर से इसको 1-2 लाइन में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, ये अभी तत्काल कुछ बताने के लिए, ताकि इशूज उसको डाइवर्ट नहीं किया जाए। बहुत बार हमारे रिस्पॉन्स में एक तरह का रिएक्शन है, ब्लेम गेम है। हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने दूसरे के ऊपर दोषारोपण का काम शुरू करते हैं, शिकायत से शुरू करते हैं, तो अगला हमसे जुड़ता ही नहीं है। अगले का हमसे जुड़ाव होना, हमको संबंधी के रूप में देख पाना, मैं आपके शुभ की सोचता हूँ, इस बात को देख पाना फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी कम्युनिकेशन के होने के लिए। किसी भी संवाद के होने का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है इस बात को देख पाना कि आप मूलतः मेरा शुभ चाहते हैं। ये बेस ही अगर नहीं बनेगा तो बातें कैसे होगी? हमको अगर ये लगे कि आप हमको परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको कंसर्न नहीं है हमारे लिए, आप अपनी कुछ जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते इसलिए ऐसा कर रहे, तो अब बात ही नहीं हो सकती हमारी आपकी कुछ। तो वो बेस लाइन कैसे क्रिएट करें उस पर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन में, क्योंकि वो पहली ज़रूरत है वो बेस लाइन क्रिएट करना कि हम दोनों को ये आश्वस्ति हो सके कि वी आर हियर फॉर द सेम गोल। पर करेंगे इसको डिटेल आउट, ठीक है। हमारे रिमोट कंट्रोल कई लोगों के हाथ में है ना, तो पूछते रहना पड़ता है सबसे। बढ़िया। तो ये पकड़ना ज़रूरी है कि ये जो हमारी इच्छा सेट हो रही है उसको अगर सिर्फ मान्यता या संवेदना से सेट होने देंगे बिना जांचे परखे तो कभी ठीक होगा कभी गलत होगा। हम खुद तय करके नहीं बता सकते कि ये सही है कि गलत है। और ये इतना गहरा हो जाता है ना, 10 बार हम किसी चीज़ को सुनते रहते हैं, कब वो हमारा डिज़ायर बन जाता है हमको पता नहीं चलता है। हम 5 बार 6 बार किसी का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, 7वीं बार हम दुकान में जाके उसका ऑर्डर दे देते हैं, मुंह से वही निकल जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है कि मेरी प्रोग्रामिंग हो गई है। ठीक है, ये पता भी नहीं चलता है मेरी प्रोग्रामिंग हो गई है, ये पता भी नहीं चलता है। वो 5 बार 7 बार आप तो बैठे थे आईपीएल देखने के लिए, एडवर्टीजमेंट देखने तो नहीं बैठे थे, लेकिन वो जो ब्रेक का टाइम है उस ब्रेक के टाइम में जो एडवर्टीजमेंट बार बार आता रहता है, सुनते सुनते वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, उसका भी डिज़ाइन देखिए वो कैसे बनाते हैं एडवर्टीजमेंट। आपको जो चीज़ पहले से पसंद है उसको वो दिखाते हैं और उसके साथ अपना प्रोडक्ट साथ में नीचे से जोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत थोड़े एडवर्टीजमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें वो अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं को बता रहे होते हैं। बहुत थोड़े एडवर्टीजमेंट मिलेंगे आपको, बहुत मुश्किल से, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि उनके प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट्स है या क्या लॉस है। ज़्यादातर समय वो ये करते हैं कि जिस हीरो को, जिस हीरोइन को, जिस फिल्मी कैरेक्टर के पीछे आप पागल हैं, हम पागल हैं, ठीक है, वो उनको पहले सामने ला के खड़ा कर देते। अब हम एक बार उनके साथ जुड़ गए तो फिर वो बताते हैं कि कौन सा शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा साबुन यूज़ करता हूँ, ठीक है, कौन सा ब्रश ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम कि जिससे हम जुड़े हुए ही हैं उसको सामने ला के पहले हमको सम्मोहित कर देते हैं। सम्मोहित करना जानते हैं? बेहोश जैसा हो जाना। ठीक है, सम्मोहित करने का मतलब है उससे आकर्षित हो जाना। क्या? हिप्नोटाइज। हाँ हाँ, एक तरह से हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है,
तो वो जो दिखने लगा अभी, ठीक, वो क्रिकेटर हो कि राजनीति की तुम्हारा फिल्मी हीरो हीरोइन हो, हम उसको देख करके आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही वो जिस तरह के सीन क्रिएट कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टंट सीन, और वो दिखा रहे होते, ठीक, डर के आगे जीत है का एडवर्टीजमेंट दे रहे होते, तो ये हमारे पहले से ही जिसको हम पसंद करते हैं, जो हमको आकृष्ट करता है, जो हमको अपनी ओर खींच लेता है, उसको दिखाते हैं। जब उसमें हम बह जाते हैं अंदर, तो सब कॉन्शसली नीचे से वो अपना प्रोडक्ट जोड़ देते हैं, ठीक। हम उसमें बहते हुए कब उस प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं, हमको खुद भी पता नहीं चलता, हमको खुद भी पता नहीं चलता। ये दिखाई देता है। छोटी से छोटी चीज़ों में इस होमवर्क को करके देखना, कल मैं पूछूंगा इसको कि किन किन जगहों पर हमको ये इन्फ्लुएंस दिखाई देता है मान्यता का या संवेदना का अपने इच्छा के तय होने में। किन किन जगहों पर हमारी इच्छा तय हो जा रही है वातावरण और समाज और अपनी संवेदनाओं के प्रभाव से। कल बात करेंगे जी। जब हमारी जनरेशन में when we sit with friends, or I won't call them friends, when we sit with some people, so there are few people who talk to you only because they want to either pick you or they want to make you feel bad about something. मैं उसमें first thing मैं सुख कैसे देखूंगी। Second thing, एक ऑप्शन है, मतलब कि या तो मैं उनको इग्नोर कर दूं, तो कब तक इग्नोर करती रहूँगी, वो भागना हो गया मेरे अकॉर्डिंग बेसिकली। एंड आई हैव दिस अग्रेसिव नेचर, तो मैं इग्नोर तो नहीं करती हूँ, मैं तो ज़्यादा ही बोलती हूँ इनफैक्ट। तो आते हैं, देखिए ये सारे रिलेशनशिप के मुद्दे पर आते हैं, लेकिन आप जब भी उठाएंगे तो मैं एक दो बात हर बार बता दूंगा, लेकिन उसको फिर आगे बढ़ाया न जाए, नहीं तो फिर टॉपिक वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये जो दूसरा, जब कभी भी हमको कुछ आके कहने आता है, ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि दे वांट टू मेक मी फील बैड, तो ये अगला देखिए कि जब हमको कुछ बुरा महसूस करवाने आ रहा है तो उसकी खुद की स्थिति खराब हो गई है, ये पहले दिखना जरूरी है। कि जो हमारी ओर एक्सीडेंट कराने के लिए आ रहा है उसने अपना बैलेंस खो दिया है, ये पहले पहचानना जरूरी है। कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, ये पहचानना जरूरी है। वो कोरोना से ग्रस्त हो गया है, इसको पहचान लेना जरूरी है। ये पहला ही ये स्टेट है। देखिए इनपुट बाहर से हमको जो आ रहा है ना, उसको फिल्टर करके रिसीव करना ही पहला इम्पोर्टेंट आर्ट है। ये जितना कुछ बाहर से बम्बार्ड होता रहता है हमारे ऊपर, उसको फिल्टर करके अंदर आने देना ही पहला फंडामेंटल आर्ट है। सफाई तो उसके बाद करेंगे, नहीं तो अभी जैसे ही कुछ आता है दूसरे से, हमको सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि वो हमको तंग करना चाहता है। हमको ये भी साथ में दिखने की ज़रूरत है कि वो पहले तंग हो गया है। आप जी, आपने नहीं किया होगा, ये बात सही है, पर आप देखिए कि आप दूसरों को परेशान करने की कब सोचते हैं? जब आप आराम में होते हैं कि जब आप परेशान होते हैं? आप देखिए ना, आप पलट के किसी को जवाब देने की कब सोचते हैं? अगला जब ठीक नहीं कर रहा होता है आपके हिसाब से, एक सीमा तक हम उसको सुनते हैं, ठीक, फिर सहते हैं, फिर जब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब हम पलट के जवाब देना शुरू करते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता है? ये बात को पहचान सकते हो कि हम एक सीमा तक सुनते हैं, सहते हैं, जो भी उदाहरण तुम दो, कोई दे, वो जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और बर्स्ट आउट हम अंदर हो जाते हैं, फिर वो बर्स्ट आउट होने का काम बाहर होता है। ये बात हमको दूसरे के लिए भी समझ में आना जरूरी है कि अगला जब इस तरह का कुछ कह रहा है, किसी मान्यता को हमारे अंदर डालने की कोशिश कर रहा है और उस आधार पर हमको जज करने का काम कर रहा है, तो बेसिकली वो 20 बार खुद जज हो चुका है, उसमें परेशान हुआ है, उन मान्यताओं को अपने अंदर बैठा लिया है, उसके साथ जीने में वो खुद भी सहज नहीं है, फिर वो कचरा उठा के हमारे ऊपर भी डाल देना चाह रहा है। वैसा ही है, कहानी सुने हैं ना, किसी की नाक कट गई तो पूरे गांव की नाक कटवा दी।
सुने नहीं सुने? जी, कहा कि किसी की नाक कट गई तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, नाक कटे को तो सब बेइज्जत करेंगे सुबह शाम। उसने कहा जिस दिन से मेरी नाक कटी ना, हमको ईश्वर दिखाई देना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप 100 लोगों को कहें, कोई एक आदमी तो तैयार हो ही जाएगा कि यार हमको भी दिखा दो। तो उसकी नाक कट गई, ईश्वर तो दिखा नहीं, कैसे दिखेगा? तो उसके कान में धीरे से बोला कि देख तेरी नाक भी अब कट गई है, अब अच्छा यही है कि तू कहना शुरू कर दे कि ईश्वर दिख गया है, नहीं तो बेइज्जती होगी तेरी। ठीक है, ऐसा सीरीज चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लास्ट में लगता है कि ये सब नाक कटे हुए लोग घूम रहे हैं। तो ये पहचानना जरूरी है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, फिल्ट्रेशन का काम वहीं पे होना जरूरी है। कचरा आने ही क्यों दें हम अंदर, आने ही क्यों दें अंदर, सफाई तो बाद में करेंगे। ये लिसनिंग जो है ना, उसी की कैपेसिटी को डेवलप करना पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिसनिंग ही हमारा एप्रोप्रिएट नहीं होता है, हर बार जाके हम टकरा जाते हैं, हर बार जाके हम कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। क्या बढ़िया। दीदी का कोई प्रश्न था, पीछे माइक दे दो जरा। कल बढ़िया करेंगे जी। रिलेशनशिप के मुद्दे पर जितनी भी बातें होंगी हम एक एक रिलेशन पर कल तक में करना शुरू कर देंगे और परसों तक में पूरा कर देंगे। बाहर तैयारी हो गई है तो हम ब्रेक कर लेते हैं। 11:10 हो रहा है, 11:35 मिलते हैं।